सिर्फ यह देखना चाहते थे कि लिंग का ह्यूमन बॉडी प्राप्त करने के बाद जांगी कितना शक्तिशाली हो सकता है। कोलंबिया। प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंची की लैबोरेटरी में वह बक्सों और अलमारियों में खोजबीन कर रहा था, अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को व्यवस्थित कर रहा था। उसके पीछे चीज़ों से भरा एक बड़ा बैकपैक था। मुझे विदेश गए हुए बहुत समय हो गया है। इस बार मुझे अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जाने और एंशिएंट सिविलाइजेशन को देखने का अवसर मिला है। शायद यह मेरे साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत मददगार साबित होगा। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कूड़े के ढेर से एक नीली टॉय गन निकाल ली और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। मिल गई, इसे सेल्फ डिफेंस के लिए रख लेते हैं। यह कहते हुए उसने टॉय गन को अपनी ट्राउजर पॉकेट में ठूंस लिया। ब्रायन पीछे से उसे निशब्द होकर देख रहा था। हमें अभी भी यह निश्चित नहीं है कि केओस क्या करने वाला है। अगर, और मेरा मतलब अगर से है, वह बस इसे सहन कर ले, तब शायद यह लड़ाई शुरू भी ना हो। ब्रायन लड़ाई से बहुत नफरत करता था। वह सिर्फ एक कुत्ता था। उसके पास अब वह सब कुछ था जिसकी उसे ज़रूरत थी। उसे अपने मालिक के पास खाना और पीना सब मिल रहा था, फिर उसे लड़ना क्यों चाहिए? प्रोफेसर डा विंची ने उसे घूरा। डैम इट ब्रायन, मुझे तुम्हारा आईक्यू खोलने में और मेहनत करनी चाहिए थी। अगर वह काम नहीं करता तो मैं तुम्हारे लिए नया ब्रेन खरीद सकता था। तुम इतने हिकअप, इतने मूर्ख हो। इससे मैं बहुत निराश हूँ। ब्रायन ने उसे चुपचाप देखा। प्रोफेसर डा विंची लगातार बोलता रहा। मैंने जांगी नाम के उस आदमी का अध्ययन किया है। वह पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह अभी तक शांत इसलिए है क्योंकि वह कोई बड़ा दांव रोक कर बैठा है। जब वह पलटवार करने में सक्षम होगा तो वह निश्चित रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार में मार डालेगा। और प्लूटो के वापस आने के बाद मुझे खबर मिली कि उसने डेविल्स आई में बेहद भयावह प्रदर्शन किया और उसके हाथ में एक शक्तिशाली बड़ा टॉय आ गया है। इसलिए यह लड़ाई होकर रहेगी। प्रोफेसर डा विंची ने एक पूरा मिलिट्री बैकपैक तैयार किया जो लगभग उसकी ही ऊंचाई जितना था। उसने अपना बैकपैक बंद किया और ब्रायन से कहा, ब्रायन, हमारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना। हम मिस्टीरियस अंडरग्राउंड वर्ल्ड की ओर निकलने वाले हैं। उसके चेहरे पर उत्साह का भाव था, लेकिन कौन जानता था कि हर दिन लैबोरेटरी में रहकर एक्सपेरिमेंट्स करते करते वह लगभग ऊब चुका था। यह कहने के बाद वह सीधे दरवाजे से बाहर चला गया। प्रोफेसर, आप कहाँ जा रहे हैं? मॉर्गन को ढूंढने। मैं एक लंबी छुट्टी लेना चाहता हूँ जिसमें मेरी एनुअल लीव भी शामिल होगी। ओह डैम, मुझे छुट्टी पर गए हुए भी काफ़ी समय हो गया है, लेकिन यहाँ बहुत ठंड है और मैं बीच पर जाकर सनबेद भी नहीं कर सकता। प्रोफेसर डा विंची अपनी लैबोरेटरी से बाहर निकला और बाहर लंबे कॉरिडोर में चला गया। इस समय वह कोलंबिया की राजधानी फ्रैंकलिनविल में स्थित एक विशाल अंडरग्राउंड बेस में था। यह नेचुरल साइंस एसोसिएशन का ऑर्गेनाइजेशनल सेंटर था। आज पूरे कोलंबिया के आधे से अधिक शक्तिशाली एलियंस इसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित थे। उनके कोलंबियन टॉप लीडर्स के साथ घनिष्ठ संबंध थे और कई सदस्य मिलिट्री में भी कार्यरत थे। उदाहरण के लिए कार्टियेज और कैनेरो दोनों ने नेचुरल साइंस एसोसिएशन द्वारा एक्सपेरिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन करवाया था। प्रोफेसर डा विंची एलिवेटर तक पहुंचा और नीचे गया। जल्द ही वह नेचुरल साइंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के ऑफिस में पहुंच गया। उसने दरवाजे के बाहर बैठी सेक्रेटरी से कहा, जेसिका, कृपया मॉर्गन को बता दीजिए कि मुझे उनसे कुछ काम है। जेसिका ने फ़ोन उठाया। ओके, कृपया प्रतीक्षा करें। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, प्रोफेसर डा विंची सीधे दरवाजे की ओर गया और उसे खोल दिया। हे प्रोफेसर डा विंची, आप? खैर, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। मिस जेसिका असहाय दिखाई दी। प्रोफेसर डा विंची बेस का एक अजीब व्यक्ति था और बहुत कम लोग उससे निपटना चाहते थे। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन का विकास साइंस के इस जीनियस के बिना संभव नहीं था। डा विंची प्रेसिडेंट के ऑफिस में दाखिल हुआ और उसने डेस्क के पीछे एक लंबा व्यक्ति देखा जिसकी पीठ उसकी ओर थी। हे मॉर्गन, मुझे कुछ समय की छुट्टी चाहिए। इस साल की मेरी एनुअल लीव और सिक लीव, और साथ ही, खैर, मैं वैसे भी एक लंबा ब्रेक लेने जा रहा हूँ। डेस्क के पीछे की स्विवल चेयर घूमी और अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी जिससे डा विंची ने अनायास अपनी आंखें ढक लीं। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस आदमी का शरीर एक 100 वॉट लाइट बल्ब की तरह चमक रहा था। वह एक बहुत लंबा आदमी था जिसके बाल बेहद करीने से संवारे हुए थे और उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। उसकी गर्दन में एक मोटी गोल्ड चेन थी। उसकी उंगलियों में दर्जनों गोल्ड और जेम रिंग्स थीं
और यहाँ तक कि उसकी बेल्ट बकल भी शुद्ध गोल्ड की बनी हुई थी। प्रोफेसर डाविंची ने सामने वाले व्यक्ति को देखा। उसके चेहरे पर पूर्ण निशब्दता थी। नेचुरल साइंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बेंजामिन मॉर्गन, जिनका कोड नेम एडम था। हालांकि यह मिथ वाला पहला आदमी एडम नहीं था, बल्कि प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ था। मॉर्गन वही व्यक्ति था जिसने सोसाइटी फॉर नेचुरल साइंसेस की स्थापना की थी और दुनिया के अंत से पहले वह दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक था। अपनी शानदार मैनेजमेंट स्किल्स, विशाल संपत्ति और हर क्षेत्र में अपने कनेक्शंस की मदद से वह नेचुरल साइंस एसोसिएशन जैसी शक्तिशाली और रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन को नियंत्रित करने में सक्षम था। आज तक नेचुरल साइंस एसोसिएशंस को सेमी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस माना जाता था। लियोनार्डो डा विंची की तरह उसका भी कोलंबियन गवर्नमेंट के साथ सिर्फ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप था। यहाँ तक कि इस बार जब वो जांगी के साथ मिलकर वुलुआन एम्पायर पर हमला करना चाहता था, तब भी वो सिर्फ उसके व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए था। मॉर्गन ने छुट्टी मांगने आए डा विंची को देखा और अपनी भौहें उठाईं। प्रोफेसर डा विंची, आप बहुत कम छुट्टी लेते हैं। मुझे लगा था कि आपने एसोसिएशन को ही अपना घर मान लिया है। अगर यह आपका अपना घर भी हो, तब भी बहुत लंबे समय तक वहां रहने से ऊब हो ही जाती है। वैसे भी मैं सिर्फ आपको सूचित करने आया हूँ कि मैं कुछ समय तक एसोसिएशन में नहीं रहूँगा। अगर कुछ कहना हो तो मैसेज छोड़ दीजिए। यह कहने के बाद डा विंची जाने लगा। हे, आप कितने समय के लिए जा रहे हैं? कौन जानता है, समय आने पर वापस आ जाऊंगा। प्रोफेसर, मॉर्गन ने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर दी और प्रोफेसर डा विंची रुककर उसकी ओर मुड़ा। क्या हुआ? क्या और कुछ है? और कुछ है। मॉर्गन ने अपनी भौहें उठाईं। कुछ क्षणों तक डा विंची की मृत जैसी आंखों को घूरता रहा और फिर अचानक मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस बाहर जाते समय सावधान रहिएगा। चिंता मत करो, मैं ब्रायन को अपने साथ ले जाऊंगा। यह कहने के बाद लियोनार्डो डा विंची वहां से चला गया। मॉर्गन ने अपनी महंगी रिंग से ढके हाथ से अपनी चौकोर ठुड्डी को सहलाया और खुद से बुदबुदाया। इस आदमी को लैब से बाहर निकालना निश्चित ही बहुत दिलचस्प होगा। क्या ये हुआक्सू कंट्री में हो रही कैओस से संबंधित हो सकता है? अगर ऐसा है तो उसे वहां जाकर देखने दो, शायद कुछ सरप्राइजेस मिल जाएं। उसे प्लूटो से डेविल्स आई के नीचे हुई हर घटना की इंटेलिजेंस बहुत पहले ही मिल चुकी थी। इसके बाद के समय में ब्लिजर्ड सिटी उथल पुथल में था और जांगी ने ब्लिजर्ड सिटी के दक्षिण पूर्व में एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इस क्षेत्र में किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि ब्लिजर्ड सिटी के यूनियन गार्ड्स भी पास नहीं आ सकते थे, क्योंकि यहाँ लू केयन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म वर्कर्स के एक समूह का नेतृत्व कर रही थी, ताकि चंग युअन क्लैन के उस सुपर बैटलशिप का पुनर्निर्माण किया जा सके जो कई वर्षों से युद्ध क्षेत्र में नहीं गया था। जांगी ने भी खुद को घर में बंद कर लिया था। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह अपना अधिकांश समय पिछवाड़े के बगीचे या अपने कमरे में बिताता था। स्पिरिचुअल एसेंस का अब्जॉर्प्शन और ट्रांसफॉर्मेशन एक लंबी प्रक्रिया है। इसकी गति किसी व्यक्ति के टैलेंट पर निर्भर करती है। हर कोई स्पिरिचुअल एसेंस प्राप्त करने के बाद उसे जल्दी से अपनी शक्ति में परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि यह शक्ति अन्य जीवित प्राणियों से आती है। यदि किसी की अपनी टैलेंट सीमित हो तो ये एनर्जीज अब्जॉर्ब नहीं होंगी, बल्कि व्यक्ति को फूला हुआ महसूस कराएंगी, ठीक वैसे जैसे कोई व्यक्ति बहुत अधिक भोजन कर ले। स्पिरिचुअल एसेंस के महासागर द्वारा बैप्टिज्म प्राप्त करने के बाद जांगी की टैलेंट एक अत्यंत भयावह स्तर तक पहुंच चुकी थी। अन्यथा 2 महीने से भी कम समय में एबिलिटी इंडेक्स को 32000 पॉइंट से 38000 पॉइंट्स तक बढ़ाना संभव नहीं होता। बिना इंटेंशन के महान कार्य पूरे किए जा सकते हैं। बिना इंटेंशन के बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। अधिक जल्दबाजी, कम गति, अत्यधिक इच्छा स्पिरिचुअल एसेंस को अब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी को प्रभावित करेगी। यह वही था जो जांगी ने जिंगसुए से समझा था। युद्ध आने से पहले उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना था। लेकिन उसी समय डेंग शेंटोंग ने अचानक एक संदेश भेजा। लाओजांग तट के किनारे फिर से एक घटना हुई है। ध्यानावस्था से बाहर आते हुए जांगी ने यह समाचार सुना
और बस हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। फिर से जब वह टियानहाई फोर्ट्रेस से बाहर निकला और बाहरी दुनिया में आया तो उसने देखा कि आकाश में बादल तेजी से उत्तर पश्चिम की ओर बह रहे थे। उसके कानों में एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज भी आ रही थी, मानो बहुत दूर से आ रही हो। इस सुनामी का पैमाना पहले से भी बड़ा था। जांगी ने ऐसे परिणाम की अपेक्षा की थी, लेकिन वो चिंतित नहीं हुआ, बल्कि हंस पड़ा। अब तुम्हारे पास बस यही बचा है। तुम वास्तव में इस भूमि पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करते। ईस्ट चाइना सी रीजन में ये समाचार जल्दी ही हाई लेवल चैट ग्रुप में साझा कर दिया गया। जांगी ने एक 3 डायमेंशनल मैप देखा। मैप के अनुसार सुनामी अटैक की दिशा अभी भी दक्षिण पूर्वी समुद्री क्षेत्र ही थी, जिसमें जियांगनन रीजन और ईस्ट चाइना सी रीजन सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। सुनामी तट पर टूट पड़ी, उसके साथ एक विशाल टाइफून भी था। पूरे जियांगनन रीजन का लगभग आधा हिस्सा प्रभावित हुआ। सौभाग्य से ब्लिजर्ड सिटी सिर्फ तूफान से प्रभावित हुआ और उसे बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। अधिकतम कुछ घर नष्ट हुए थे। ली ग्वांगशाओ का स्वर गंभीर था। ईस्ट चाइना सी रीजन इस बार पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस सुनामी का प्रभाव क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है। इन 2 सुनामीज के बाद कम से कम लाखों लोग शिपरेक्स में मारे गए हैं और लाखों प्रभावित हुए हैं। डोंगहाई रीजन की आबादी मुख्य रूप से डोंगहाई सिटी के आसपास केंद्रित थी। आखिरकार मुख्य शहर के आसपास रहना अधिक सुरक्षित महसूस होता था, लेकिन इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग शिपरेक्स में मारे गए। कैओस। हम कब काउंटर अटैक शुरू कर सकते हैं? हम लगातार अपमान सहते नहीं रह सकते, नहीं तो ईस्ट चाइना सी रीजन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ली ग्वांगशाओ के चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी। उनका नुकसान बहुत बड़ा था। केवल एक बड़े युद्ध और वुलुअन एम्पायर के रिसोर्सेस को लूटकर ही इस अवधि के नुकसान की भरपाई की जा सकती थी। मैंग युआनजुन ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट के कोस्टल एरियाज भी गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। हालांकि सब कुछ कैओस की तैयारी पर निर्भर करता है। हम जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं कर सकते। अन्य रीजन्स ने कोई बयान नहीं दिया क्योंकि वे सीधे प्रभावित नहीं हुए थे और सब कुछ अभी भी जांगी के रवैये पर निर्भर था। जांगी ने अपना फिंगर नेल मुंह में डालकर चबाया, फिर अचानक हंस पड़ा। हाँ, अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। सभी लोग जांगी की ओर देखने लगे। शंग डावन ने जल्दी से पूछा, क्या तुम तैयार हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि अभी भी कई चीजें हैं जिन्हें धीरे धीरे करना होगा? उदाहरण के लिए एलियंस के बीच जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। जांगी ने हाथ हिलाया। तुमने मुझे गलत समझा। मैंने तुम्हें धैर्य रखने के लिए कहा था। हमें दूसरी तरफ को यह सोचने देना है कि हम उनसे डरते हैं और पूर्ण युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम बहुत अधिक चुप रहें तो इससे दूसरी तरफ को संदेह होगा? आखिरकार टियानहाई सिटी की पिछली लड़ाई में हमने अपनी ताकत इकट्ठा की थी और बहुत दृढ़ प्रतिरोध किया था। शांग डाओवेन ने उलझन में भौहें सिकोड़ लीं। तो तुम्हारा मतलब है हमें पलटवार करना होगा, लेकिन हमें उन्हें यह भी सोचने देना होगा कि हमारा धैर्य अपनी सीमा के करीब पहुंच चुका है और उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि उनकी योजना सफल हो गई है। जांगी ने मुस्कुराते हुए कहा। संयोग से उसके हाथ में वुलुअन एम्पायर के लिए कुछ अच्छी चीजें तैयार थीं, लेकिन उसने अभी तक उनका उपयोग नहीं किया था। तो तुम ये कैसे करने वाले हो? शाओलाई ने जिज्ञासा से पूछा। क्या हमें अभी ट्रूप्स भेजने की जरूरत है? जांगी ने सिर हिलाया। उसकी आवश्यकता नहीं है। उन्हें यह सोचने दो कि यह सिर्फ इंपल्सिव होकर किया गया, एक लापरवाह कदम था। तुम लोग बस बैठकर तमाशा देखो। कॉन्फ्रेंस कॉल समाप्त होने के बाद जांगी ने तुरंत अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। किरण, तुम्हें इस ऑपरेशन में भाग लेने की जरूरत नहीं है। तुम बस पहले अपना काम करो, बाकी सब लोग मेरे साथ चलो। अब समय आ गया है कि हम उन धिक्कारे हुए लिजर्डमैन को सबक सिखाएं। जांगी अपने दोस्तों को साथ लेकर गया, सिर्फ आदतवश, ताकि वे जाकर एक अच्छा तमाशा देख सकें। उसी समय उसने अपनी पर्सपेक्टिव को पूरे प्रोसेस के दौरान विभिन्न रीजन्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ साझा किया। उसे सभी को एड्रेनलिन का एक शॉट देना था ताकि उन्हें पता चल सके कि उसने जो कहा था वो सच है या नहीं। 6 प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स में सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जिज्ञासा के साथ जांगी की फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव देख रहे थे, ये सोचते हुए कि ये लॉलेस आदमी अगली बार कौन सी चाल चलने वाला है। जांगी ने तभी बाहर कदम रखा
जब उसने पुष्टि कर ली कि उसका इक्विपमेंट सही था और उसका कॉम्बैट स्टेटस सर्वोत्तम स्थिति में समायोजित था, स्पेस ट्रैवल की एबिलिटी सक्रिय हुई और वह सीधे दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ गया। जब वह आकाश के पार उड़ रहा था, उसने तूफान से तबाह हुई भूमि और सुनामी से डूबने के बाद विशाल क्षेत्रों को अव्यवस्थित और कीचड़ से भरा हुआ देखा। यह एक अकल्पनीय डिजास्टर था, एक मैन-मेड डिजास्टर जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। जांगी को इस बात की सटीक जानकारी नहीं मिली कि कितने लोग मारे गए, लेकिन यहाँ तक कि डेल्टा लेवल म्यूटेंट के लिए भी ऐसे डिजास्टर में जीवित रहना कठिन होता यदि उसके पास कोई फ्लाइंग डिवाइस या उड़ने की एबिलिटी ना हो। दोनों रीजन्स के सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के अनुसार इन दो सुनामीज में लाखों लोग मारे गए थे। जांगी इस डिजास्टर के लिए खुद को दोष नहीं देता था, लेकिन सुंदर पहाड़ों और नदियों को ऐसी दुखद स्थिति में बदलते देखकर उसका हृदय अब भी क्रोध से जल रहा था। एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ। वुलन एम्पायर के हर व्यक्ति, आज तुमने मेरी हुआक्सू नेशन के साथ जो कुछ किया है उसे याद रखना। एक दिन मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह मिटा दूंगा। जांगी विशाल भूमि को पार करता हुआ समुद्र में प्रवेश कर गया। जब वह डोंगहाई सिटी के पास से गुजरा तो श्वनवू और अन्य लोगों की आवाजें सुनाई दी। केओस, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। जांगी ने उनकी आवाजों में गहराई से दबा हुआ क्रोध सुन लिया। उन्होंने बड़ी संख्या में सैनिकों और सिविलियंस को मरते हुए देखा था और वे बहुत पहले से मृत्यु तक लड़ने की इच्छा रखते थे। नहीं, अभी सही समय नहीं आया है। बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो, मैं वहां जाकर तुम्हारा गुस्सा निकालूंगा। यह सुनकर शनवू और अन्य लोग एक क्षण के लिए हिचकिचाए और अंततः सामने नहीं आए। जांगी सही था, अभी उनके कार्रवाई करने का समय नहीं था, क्योंकि उनकी शक्ति के आधार पर यदि वुलन एम्पायर एक बिशप लेवल एलियन भेज देता तो वह उन्हें तुरंत मार सकता था। श्वानु का विशाल शरीर डोंगहाई सिटी के खंडहरों के नीचे समुद्र में छिपा हुआ था। ली चांगोंग अभी भी डोंगहाई सिटी में रुका हुआ था। उसका मानना था कि उसकी एबिलिटीज आने वाले युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग के ओरिजिन को प्राप्त करने का एक शानदार अवसर था। लेकिन इस बार मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि जांगी कैसा प्रदर्शन करता है। ली चांगोंग चट्टान की दीवार से टिककर बैठा था। समुद्र में आगे मौजूद उस श्वानवू को देख रहा था जो स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकल पा रहा था और ईर्ष्या से बोला। इस समय उनके सामने जांगी की सिंक्रोनाइज्ड इमेज वास्तविक समय में उसकी गतिविधियां दिखा रही थी। वह अकेला समुद्र के ऊपर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की ओर गया, स्टार आइलैंड मिस्ट वैली की ओर। जांगी कभी भी लापरवाही से कार्य नहीं करता और आज की कार्रवाई भी उसकी योजना के भीतर ही थी। हालांकि वुलन एम्पायर के दूसरे अटैक के कारण उसने आज के लिए स्केड्यूल तय किया। इस समय वे 2 स्टार आइलैंड एलियंस जो अटैक प्लान को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार थे वापस लौट रहे थे। 2 लिजर्डमैन वॉरियर सिल्वर आर्मर पहने हुए थे, एक पुरुष और एक महिला। उनके जेंडर्स को उनके अपीयरेंस से स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता था। पुरुष लिजर्डमैन का नाम बर्लोथ था। वह खुलेआम समुद्र के पानी पर सवारी कर रहा था। उसे बिल्कुल चिंता नहीं थी कि हुआक्सू के लोग प्रतिशोध लेंगे, क्योंकि उनके दृष्टिकोण में कमजोर रेसेस को शक्तिशाली रेसेस द्वारा बुरी तरह अपमानित और प्रताड़ित किया जाना चाहिए। यदि तुम प्रतिरोध करने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें केवल और अधिक क्रूर बदले का सामना करना पड़ेगा। यह दूसरी बार है। इस बार कई 6th जनरेशन ह्यूमंस मारे गए। मैं सोचता हूं कि वे इसे और कितने समय तक सहन कर पाएंगे। उसके बगल में मौजूद फीमेल लिजर्डमैन का नाम हाइवन था। ये सुनकर उसने शांत स्वर में कहा, अब अगला कदम ह्यूमंस के बीच अनरेस्ट होना चाहिए। जब वे किसी शक्तिशाली फोर्स के खतरे का सामना करेंगे तो वे निश्चित रूप से खुद को बचाने के लिए कल्प्रिट को हमारे हवाले कर देंगे और हमारी फॉरगिवनेस मांगेंगे। चलो पहले उस सी साइड टाउन के ह्यूमंस को मारते हैं। बारलॉट ने सिर हिलाया। क्या झंझट है। अगर उस भूमि के नीचे और भी शक्तिशाली रेसेस न होती तो मैं सच में वहां जाकर उन बग जैसे ह्यूमंस को पूरी तरह मार डालना चाहता। तियानहाई सिटी की लड़ाई ने वुलन एम्पायर को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिससे वुलन एम्पायर के हर व्यक्ति ने हुआक्सू किंगडम के ह्यूमंस को किल लिस्ट में डाल दिया था। हाइवन ने सिर हिलाया। इतने ब्लड थर्स्टी मत बनो।
हालांकि वे कमज़ोर बग्स परेशान करने वाले हैं, लेकिन उनमें से कुछ को हमारे काम में मदद करने के लिए रखा जा सकता है। तुम जानते हो, मुझे ऐसे पेट्स रखना बहुत पसंद है। वह मुस्कुराई और ह्यूमंस के आकार का इशारा किया। उनके लिए ह्यूमंस वास्तव में कैट्स और डॉग्स के लगभग समान आकार के थे। उन्हें पालो, आज्ञाकारी लोगों के साथ खेलो, और जो आज्ञा न माने उन्हें खा जाओ। मैंने उनका स्वाद चखा है। वे बहुत टेंडर होते हैं और उनका मीट नरम और सड़ा हुआ होता है। दोनों बातचीत करते और हंसते हुए स्टार आइलैंड मिस्ट वैली की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें वुल्वन एम्पायर लौटने के लिए वहां के पैसेज का उपयोग करना था। अचानक बार्लोट ने अपनी गर्दन पर एक ठंडक महसूस की, मानो कोई खतरनाक चीज पास आ रही हो, जैसे उसकी गर्दन पर कोई तेज लंबी नाइफ रख दी गई हो। अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई डेंजरस ऑरा पास आ रही है? बार्लोट ने अपनी गर्दन रगड़ते हुए अजीब ढंग से कहा। हाईवेन मुस्कुराई और लापरवाही से बोली, तुम ज्यादा सोच रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि वे कमजोर ह्यूमंस हमारा पीछा करते हुए यहाँ आने की हिम्मत करेंगे? अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन की प्रोटेक्शन के बिना वे आखिर हैं ही क्या? दोनों की आवाजें अचानक रुक गईं, क्योंकि अचानक उन्होंने देखा कि उनके सामने आकाश में, जो पहले खाली था, एक आकृति प्रकट हो गई। पिच ब्लैक आर्मर से ढकी हुई एक आकृति। वह उन दोनों के सामने खड़ा था, मानो वह हमेशा से वहीं मौजूद था और बस अब जाकर उन्हें दिखाई दिया हो। लेकिन सिर्फ उसके खड़े होने के तरीके को देखकर ही लोगों को महसूस हो रहा था कि वो बेहद डरावना है। उसके हाथ स्वाभाविक रूप से उसके शरीर के किनारों पर लटके हुए थे। उसकी हथेलियां हल्की मुड़ी हुई थी, मानो वह किसी भी क्षण हमला करके हत्या करने के लिए तैयार हो। यह ह्यूमन है। उसके शरीर के आकार से यह स्पष्ट था। बार्लोट जोर से हंस पड़ा। आखिरकार कोई ह्यूमन खुद को मरवाने से रोक नहीं पाया? कितना मूर्ख! तुम बहुत शोर कर रहे हो, एक ठंडी आवाज बिना किसी भावना के आई। हाइवेन भी हंस रही थी, लेकिन अचानक उसे अपने शरीर पर कुछ गर्म छींटे महसूस हुए। वाओ! एक जोरदार आवाज हुई और उसकी नाक में मछली जैसी गंध भर गई। उसने सिर घुमाकर देखा कि उसका आधा शरीर नीले ब्लड से ढका हुआ था। बार्लोट गायब हो गया था। नहीं, अधिक सटीक रूप से कहे तो वह हवा में ही ब्लड मिस्ट में फट गया था। गाढ़ा ब्लड प्लाज्मा उसके शरीर पर छिटक गया, जिससे उसके चेहरे का भाव शुरुआती उपहास से बदलकर शॉक और फियर में बदल गया। क्या हुआ? बार्लोट कहाँ है? वह क्या वह मर गया? ह्यूमन सुपर पावर स्टैंडर्ड्स के अनुसार बार्लोट का सुपर पावर इंडेक्स 2400 पॉइंट्स जितना ऊंचा था, जिससे वह वुल्वन ट्राइब का एक शक्तिशाली जनरल बनता था। लेकिन इतना शक्तिशाली अस्तित्व उसके सामने वाले ह्यूमन द्वारा तुरंत मार दिया गया। यहाँ तक कि बिशप व्हाइट स्तर का कोई स्ट्रेंजर भी ऐसा करना कठिन पाता। हाइवेन इतनी भयभीत हो गई कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह पागलों की तरह जांगी पर चिल्लाई, तुमने आखिर किया क्या? बार्लोट को वापस करो। जांगी ने अपनी हथेलियां भींच लीं और बार्लोट की स्पिरिचुअल एसेंस को अब्सॉर्ब कर लिया। कौन? ओह, माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें कुचलकर मार दिया। जांगी ने रेबीज हेलमेट के पीछे से हाइवेन को ठंडी नजर से देखा। तुम भी मर जाओ। हाइवेन पागलों की तरह चीखी और उसके शरीर से काट देने वाली ठंड फूट पड़ी। उसका शरीर अचानक एक जादुई परिवर्तन से गुजरा। उसकी त्वचा से सफेद स्केल्स धीरे धीरे उठने लगे और सुंदर सफेद पैटर्न्स बन गए, जैसे बर्फ से तराशे गए अज्ञात फूल। आइस बटरफ्लाई, वह गरजी और उसके शरीर पर बने सुंदर फूलों में अचानक पंख उग आए और वे उड़ गए। क्रैश क्रैश, उसके शरीर से बटरफ्लाई शेप्ड ट्रांसलूसेंट आइस और स्नो क्रीचर्स के बड़े समूह निकल आए। किसी को नहीं पता था कि उनकी संख्या कितनी थी, लेकिन उन्होंने एक क्षण में पूरे स्पेस को भर दिया। वे तूफान की तरह घूमने लगे और फिर जांग यी की ओर उड़ गए। जंगी ने उसकी परफॉर्मेंस को चुपचाप देखा। जल्द ही उन्होंने पूरे उस स्पेस को ढंक लिया जहां जांगी मौजूद था और एक विशाल सफेद आइस बॉल बना दिया। क्रैश क्रैश, वे सफेद आइस और स्नो बटरफ्लाइज तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगे और उनके शरीर का रंग और अधिक चमकीला होने लगा। एक्सप्लोड, हाइवेन चिल्लाई और फिर वह विशाल सफेद स्फीयर चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में फट पड़ा। बूम! फॉगी वैली के पास समुद्र के ऊपर सफेद एनर्जी की एक बीम फैल गई, जिसने समुद्र में एक विशाल छेद बना दिया।
अनगिनत लहरें आकाश में उठ गईं और समुद्र का पानी चारों दिशाओं में उफनने लगा। हाइवेन हांफते हुए सांस लेने लगी। हम सफल हो गए, उस आदमी ने। उसने क्या किया? बारलॉट कहाँ है? उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी बांह पर लगे नीले ब्लड को छुआ। यह कोई भ्रम नहीं था, यह वास्तव में लिजर्ड मैन का ब्लड था। क्या ऐसा हो सकता है कि बारलोट सचमुच मर गया हो? क्या उसने इंस्टेंट किल कर दिया? हाइवन के लिए इस तथ्य को स्वीकार करना कठिन था, क्योंकि यदि ऐसा था तो सामने वाले की शक्ति के अनुसार वह निश्चित रूप से उसके हाथों नहीं मर सकता था। जैसे ही वह यह सोच रही थी, ठंडी सफेद रोशनी में से अचानक एक काली आकृति प्रकट हुई। वह अब भी उसी ह्यूमन आकार का था जिसे वह तुच्छ समझती थी। 2 मीटर से भी कम लंबा, उसकी ऊंचाई का केवल लगभग 1/3। लेकिन ब्लैक आर्मर का मालिक उसके अल्टीमेट मूव से सुरक्षित बाहर निकल आया था। आर्मर पर एक भी स्क्रैच नहीं था। अंडरवर्ल्ड के गेट कीपर ने वास्तव में मुसीबत पैदा करने के लिए ऐसे घटिया लोगों को भेजा है। लगता है वुलवन एम्पायर में सचमुच लोगों की कमी हो गई है। हाइवन की प्यूपिल्स अचानक सिकुड़ गईं। उसे समझ आ गया कि उसके सामने वाला आदमी निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वो निपट सके। दुर्भाग्य से उसके हाथ में मौजूद अंतिम ट्रम्प कार्ड, डूम्सडे वेपन, पहले ही सुनामी उत्पन्न करने में इस्तेमाल हो चुका था और अब उसके सामने वाले लक्ष्य पर उपयोग नहीं किया जा सकता था। उसने एक पल भी हिचकिचाहट नहीं की। जीवित रहने की उसकी इंस्टिंक्ट ने उसे मुड़कर फॉगी वैली की ओर भागने के लिए प्रेरित किया। क्या मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूं? जांगी ने एक हाथ से उसकी पीठ की ओर इशारा किया। पफ, सीधा और सरल। डिवाइन रेल्म की प्यूरिफाइंग कैलामिटी ने पूरे स्पेस को कोलैप्स कर दिया और उसके शरीर की ओर दबा दिया। डिवाइन रेल्म प्यूरिफिकेशन एक इंस्टेंट स्किल है और उसका कोई ट्रैक नहीं होता, इसलिए उसके विरुद्ध डिफेंस करना असंभव है। निम्न स्तरीय एबिलिटी यूजर्स को मारने के लिए यह सबसे उपयोगी और सबसे भयावह एबिलिटी है। पफ। हाइवन की मृत्यु पर कोई जोरदार आवाज नहीं हुई, वह बस दबकर नीले कैचअप में बदल गई। 2 अटैक्स के बाद 2 ब्लैक चैरियट लेवल एलियंस इंस्टेंट किल कर दिए गए। इस समय 6 प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स और नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी के लोग शेयर्ड पर्सपेक्टिव के माध्यम से यह लड़ाई देख रहे थे। यह दृश्य देखकर वे सभी जहां थे वहीं जमे रह गए और लंबे समय तक शांत नहीं हो सके। हान शांजुओ ने अपनी आंखें पूरी तरफ फैला ली और उसकी आई बॉल्स उसकी आई सॉकेट्स में कांप रही थीं। जंगी अब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो चुका है। यह कैसे हो सकता है? मैं पहले सोचता था कि मैं उसके सामने टिक सकता हूँ। यह कैसे हो गया? वह सिल्वर आर्मर जनरल को सेकंड्स में मार सकता है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि वह मुझे भी सेकंड्स में मार सकता है? हन शांजुओ को अचानक लगा कि जांगी को ब्रदर कहना थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है। अगली बार मिलने पर शायद उसे डैड कहना पड़ेगा। शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट में होतू और शेंग डाओ वेन भी चुप थे। होतू भी ब्लैक चैरियट लेवल एलियन को इंस्टेंट किल कर सकती थी, लेकिन वह बिल्कुल भी जांगी जितनी साफ और सटीक तरीके से ऐसा नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि यदि 6 पाथ्स ऑफ रीइंकार्नेशन की शक्ति एक्टिवेट भी की जाए तब भी प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह मारने में कुछ समय लगता। लेकिन जांगी ब्लैक चैरियट लेवल एलियन को ऐसे मार रहा था जैसे 2 मॉस्किटोज को थप्पड़ मारकर खत्म कर दिया हो। शंग डाओवेन ने गहरी सांस ली और फिर कहा, लगता है हम हुआक्सू कंट्री में बहुत लंबे समय तक रह गए। मैं सोचता था कि हम वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन हनडन की स्थिति देखकर उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे और वो केवल अत्यधिक शर्म महसूस कर रहा था। वह यह स्वीकार कर सकता था कि वह जांगी जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वह यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि जांगी से कमज़ोर होने के बावजूद वह जांगी जितनी तेज़ी से इम्प्रूव भी नहीं कर पा रहा। क्या ये नहीं कहा जाता कि जितना कम स्किल्ड व्यक्ति होता है उसके पास इम्प्रूवमेंट की उतनी अधिक गुंजाइश होती है? जांगी, तुम रूल्स के अनुसार खेल क्यों नहीं सकते? जांगी ने यह जानबूझकर किया था। वह चाहता था कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग अपनी आंखों से देखें कि वह अब कितना शक्तिशाली हो चुका है। केवल अपने एलाइज को कॉन्फिडेंस देकर ही उन्हें युद्ध के लिए दृढ़ समर्थन देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जब निम्न स्तरीय एबिलिटी यूजर्स को इंस्टेंट किल करने की बात आती है तो जांगी एवरेज ब्लैक बिशप से बेहतर था। आखिरकार शक्तिशाली लोगों से लड़ने की तुलना में वह पहले खुद को मजबूत बनाने के लिए छिपना पसंद करता था और फिर वापस आकर कमजोरों को बुली करता था।
जब किसी लड़ाई को निश्चित रूप से जीता जा सकता हो तो जोखिम क्यों लिया जाए। 6 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग चुप और स्तब्ध थे, लेकिन साथ ही वे आने वाले युद्ध को लेकर और अधिक कॉन्फिडेंट भी महसूस कर रहे थे। इस समय जांगी स्टार आइलैंड फॉग वैली के बाहर था। उसके सामने पॉइजनस मियास्मा से ढका विशाल क्षेत्र था। यह वुलुअन एम्पायर द्वारा जानबूझकर बनाया गया रिस्ट्रिक्टेड एरिया था ताकि अन्य जीव पास ना आ सकें। लेकिन जांगी जानता था कि वह यहाँ जो कुछ भी करेगा वह निश्चित रूप से वुलुअन एम्पायर द्वारा खोज लिया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, वह केवल दूसरी तरफ को अपना क्रोध दिखाना चाहता था। जांगी जल्दी ही स्टार आइलैंड फॉग वैली के ऊपर पहुंच गया और आर्मर के लाउडस्पीकर इक्विपमेंट को चालू कर दिया ताकि उसकी आवाज़ सबसे बड़े क्षेत्र तक पहुंच सके। वुलुअन एम्पायर के हरामजादों, तुम धिक्कारे हुए कमीने, तुमने बार बार हमारी हुआक्सू नेशन पर हमला किया है। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम सिर्फ सॉफ्ट पर्सिमन्स हैं? मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह देता हूँ। अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं पहले तुम्हारे वॉरियर्स को मारूंगा। ध्यान से देखो, ये चेतावनियां हैं। जांगी की आवाज़ क्रोध से भरी हुई थी, जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में अपनी पूरी ताकत से दूसरी तरफ को धमका रहा हो। उसे वही रिएक्शन दिखानी थी जो कोई डरपोक और नर्वस व्यक्ति खतरा महसूस होने पर देता है। स्टार आइलैंड के आसपास का पूरा क्षेत्र पहले ही वुलुअन एम्पायर की लैंड आउटपोस्ट बन चुका था, इसीलिए यहाँ जो कुछ भी हुआ वह तुरंत वुलुअन एम्पायर के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा दिया गया। ये समाचार सुनने के बाद अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर जेंग लू की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया। स्पेशल एबिलिटी की वह परिचित भावना उसी ह्यूमन जीनियस की थी जिसे उसने लगभग पकड़कर पपेट बनाने वाला था। टाइम और स्पेस की डुअल एट्रीब्यूट एबिलिटी एक अद्भुत टैलेंट थी जिससे वह स्वयं भी ईर्ष्या महसूस करता था। ठीक इसी कारण जांगी की ग्रोथ को लेकर चिंता करते हुए उसने पोकोंग को 6 सिल्वर आर्मर्ड जनरल्स के साथ उसे इंटरसेप्ट और किल करने भेजा था। लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि सब कुछ उसकी इच्छाओं के विरुद्ध चला जाएगा और सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। झेंग लू ने दांत भींच लिए और उसके मुंह से गर्म सफेद धुआं निकलने लगा। धिक्कारे हुए छोटे व्रत, मुझे तुम्हें उसी समय मार देना चाहिए था। अब उसे अत्यधिक पछतावा हो रहा था। उसने सोचा था कि पूरा हुआक्सू किंगडम पहले ही उसकी जेब में है, इसलिए उसने जांगी को नहीं मारा। अब दूसरा पक्ष उसके सिर पर चढ़कर उछल रहा था। लेकिन तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आखिरकार तुम मेरे जाल में फांसी गए। हा हा हा। हालांकि उसके 2 सबऑर्डिनेट्स युद्ध में मारे गए थे, लेकिन जब 2 दुश्मन एक दूसरे से मिलते हैं तो वे बेहद जेलस हो जाते हैं और झंगलू जंगी को मारना बहुत चाहता था। उसने जल्दी से ब्लैक आर्मर पहना, फिर एक स्पेशल एलिवेटर लिया और रॉकेट की तरह सरफेस की ओर बढ़ गया। इस समय जांगी क्या कर रहा था? उसने अपनी शैडो खोली और अपना बायां हाथ उसके भीतर डाल दिया। अगले ही क्षण क्लैटरिंग चेन्स की आवाज के साथ 6 आकृतियां उसकी शैडो से बाहर खींच ली गईं। क्रैश! चेन्स आकाश में उड़ने लगीं और जांगी की डिवाइन चेन्स ने उन 6 आकृतियों को कसकर बांध दिया, उन्हें हवा में एक पंक्ति में लटका दिया। वुलुअन एम्पायर के वे 6 लिजर्डमैन पूरी तरह आर्मर से वंचित कर दिए गए थे। उन्होंने केवल अपने प्राइवेट पार्ट्स ढकने के लिए कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ इलेक्ट्रॉनिक हैंडकफ से उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। ये 6 लोग वही 6 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स थे जिन्हें जांगी की टीम ने हराकर पकड़ लिया था। जांगी उन्हें मारने की जल्दी में नहीं था। शुरुआत में उसका उद्देश्य वुलुअन एम्पायर के बारे में इंटेलिजेंस प्राप्त करना था। बाद में जब वे लगभग बेकार हो गए तो जांगी ने बस उन्हें नष्ट कर दिया, उनके शरीरों से स्पिरिचुअल पावर निकाल ली और उन्हें पूर्ण लिविंग डेड में बदल दिया। उन्हें न मारने का उद्देश्य बहुत सरल था, युद्ध शुरू होने पर उन्हें सैक्रिफाइसेस की तरह इस्तेमाल करना। 6 आकृतियां उसके सामने एक पंक्ति में लटकी हुई थीं, केवल अपनी आखिरी सांस के सहारे जीवित, और यह सब जांगी ने झोकियर से करवाया था। अब वे इतने कमज़ोर हो चुके थे और अपनी लगभग सारी शक्ति खो चुके थे कि कोई बच्चा भी उन्हें हरा सकता था। वुलुअन एम्पायर के सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स की यह दयनीय हालत देखना भी भयावह था। इन लिजर्डमैन को देखकर 6 डिस्ट्रिक्ट्स के सीनियर ऑफिशियल्स की आंखों में आश्चर्य उभर आया। ये लोग कौन हैं? ये वुलुअन एम्पायर के लिजर्डमैन जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटीज क्या हैं? मेंग युआनजुन उलझन में दिखा। हो टू को जंगी द्वारा पहले पोकोंग और उसके लोगों के एम्बुश का जिक्र याद आया और उसने कहा,
मुझे लगता है ये वुलवन एम्पायर के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, शायद सिल्वर आर्मर्ड जनरल्स, वरना जांगी उन्हें यहाँ प्रदर्शन के लिए लाने की मेहनत नहीं करता। यह एक इंसल्ट है। वुलवन एम्पायर के चेहरे पर सीधा तमाचा। शैंग डाओवेन ने चिंता के साथ भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या वह कुछ ज्यादा ही ऑस्टेंटेशियस नहीं हो रहा? अगर उसने वुलवन एम्पायर का रैथ भड़का दिया तो कुछ बुरा हो सकता है। मंग युआनजुन ने अपनी ठुड्डी को छुआ और अचानक मुस्कुराया। यह कहना कठिन है, हुंडुन ने कुछ गलत नहीं किया। अगर हम लगातार सहते रहेंगे तो इससे केवल दूसरी तरफ को संदेह होगा। उचित प्रतिक्रिया देना सामान्य बात है। शैंग डाओवेन ने आह भरी और कहा, वे 6 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स हैं, इन लोगों की ओरिजिन पावर। शैंग डाओवेन बहुत ईर्ष्यालु था। अगर इन लोगों की ओरिजिनल पावर उसे दी जा सकती तो उन्हें अब्जॉर्ब करने के बाद वह अधिकतम 2 वर्षों में बिशप लेवल तक पहुंच सकता था। हालांकि जांगी या तो इन ओरिजिनल पावर्स को खुद अब्जॉर्ब करता था या फिर अपने आसपास के लोगों को दे देता था। यही कारण था कि जांगी की टीम में अब इतने सारे शक्तिशाली इप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट्स मौजूद थे। वेल्थ इज फाउंड इन डेंजर। शंग डाओवेन बहुत उत्साहित था। उसने होटू और मंग युआनजुन की ओर देखा और मन ही मन एक निर्णय लिया। वह यह था कि इस बार जब युद्ध शुरू होगा तो वह भी उसमें भाग लेना चाहता है और अपना फ्यूचर प्राप्त करना चाहता है। जांगी ने उन सिल्वर आर्मर्ड जनरल्स को फॉग वैली के ऊपर प्रदर्शित किया और यहाँ की स्थिति वुलवन एम्पायर द्वारा कैप्चर कर ली गई। कई हाई रैंकिंग जनरल्स और रॉयल फैमिली मेंबर्स ने यह दृश्य साफ साफ देखा। अचानक कई लोग क्रोध से लाल हो गए, विशेष रूप से उन सिल्वर आर्मर्ड जनरल्स के फैमिली मेंबर्स। वे तुरंत सरफेस पर जाकर जांगी से मृत्यु तक लड़ना चाहते थे। फादर, धिक्कारे हुए सरफेस बग्स, मेरे फादर को छोड़ दो। आल्तोस, कृपया तुम्हें कुछ ना हो। वो उनके फैमिलीज जोर जोर से रो रहे थे और उनके दिल सरफेस ह्यूमंस के प्रति घृणा से भरे हुए थे। लेकिन किसी ने भी स्लाइटेस्ट ग्रीफ महसूस नहीं किया जब वुलवन एम्पायर ने सुनामी का उपयोग करके लाखों हुआक्सू लोगों को मार डाला था। जांगी ने फॉगी वैली की ओर ठंडी निगाहों से देखा। वह जानता था कि वुलवन एम्पायर के लोग सब कुछ देख सकते हैं, इसलिए उसने बस अपना हाथ उठाया और चेन्स तुरंत सभी सिल्वर आर्मर्ड जनरल्स के घुटनों के आर पार हो गईं। पफ पफ, ब्लड हर दिशा में बिखर गया और उनके घुटने तुरंत जवाब दे गए। जांगी ने उनकी पोस्चर्स को समायोजित किया ताकि वे घुटनों के बल झुक जाएं और उन्हें एक पंक्ति में नील करवाया। वुलवन एम्पायर के लिजर्ड्स हुआक्सू किंगडम को अपमानित करने, बार बार हम पर इन्वेड करने का प्रयास करने और मुझे मारने की कोशिश करने का यही परिणाम होता है। जांगी ने उन सिल्वर आर्मर्ड जनरल्स की आंखें निकाल दी थीं और उनकी टंग्स काट दी थीं, क्योंकि उसे चिंता थी कि वे इस समय जांगी के लिए हानिकारक इन्फॉर्मेशन उजागर कर सकते हैं। लेकिन उनकी हीरिंग अब भी मौजूद थी और वे जानते थे कि वे फॉगी वैली के ऊपर हैं। पूरी ट्राइब उन्हें देख रही है और उनके फैमिलीज उनकी दयनीय स्थिति देख चुके हैं। इसीलिए वे अचानक उत्तेजित हो उठे और एक एक करके संघर्ष करने लगे। जांगी ने उनके संघर्ष को देखा और उसके चेहरे पर संतोष और रिवेंज की मुस्कान उभर आई। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या तुम दुखी हो? क्या अपने फैमिली के सामने मरने की होपलेसनेस महसूस कर रहे हो? लेकिन जब तुमने हमारे देश के लोगों को बग्स की तरह मार डाला था, बड़ी संख्या में उन्हें निर्दयता से मिटा दिया था, तब तुम सब कितने उत्साहित थे। बूम! हवा को चीरती हुई एक विशाल आवाज सुनाई दी। यह सोनिक बूम था जो झंगलू के डीप वैली एलिवेटर से सीधे आकाश में निकलने के कारण पैदा हुआ था। स्टॉप! वह ह्यूमन लैंग्वेज में गरजा, लेकिन जांगी तो बस उसी के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुमने मेरे लोगों को मारा और अब मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। जांगी ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक मैजिक नाइफ प्रकट हुई। वह उन 6 लोगों के सिर काटने ही वाला था। बूम! एक विशाल काली छाया आकाश में उठी और अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर डीमन गॉड की तरह हवा में उभरा। उसका विशाल शरीर एक बड़े काले ईगल जैसा था और उसकी आंखें जंगी को प्रबल मर्डरस इंटेंट से घूर रही थीं। जैसे ही उसने उन 6 लोगों को देखा, उसने स्वाभाविक रूप से पहचान लिया कि वे वही सबऑर्डिनेट्स थे जो उसके बेटे पोकोंग के साथ जांगी को इंटरसेप्ट और किल करने गए थे। तो उसका बेटा पोकोंग
उसी सामने खड़े साधारण से दिखने वाले ह्यूमन द्वारा मारा गया था। जैसे ही पोकोंग प्रकट हुआ, वह सीधे जांगी की ओर झपटा। काली चेन ने आकाश और सूर्य को ढक लिया और बहुत लंबी दूरी के बावजूद वह एक क्षण में जंगी के सामने पहुंच गई। द सेकेंड हैंड ऑफ टाइम। जंगी पहले ही उसकी सारी मूव्स को समझ चुका था। पहले वो हमेशा सोचता था कि अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर की एबिलिटी स्पेस रिलेटेड है। हालांकि इन 6 लोगों से प्राप्त इंफॉर्मेशन ने उसे यह समझा दिया कि दूसरी तरफ की एबिलिटी उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी उसने अपेक्षा की थी। अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर की चेन्स में कॉजैलिटी, सोल लिंक की शक्ति थी। एक बार जब कोई व्यक्ति उन चेन्स से बंध जाता तो वह तेजी से अपनी एबिलिटीज खोने लगता, और जिन्हें मार्क कर दिया गया हो वे चाहे कहीं भी छिप जाएं, कॉजैलिटी चेन उन्हें हिट कर सकती थी। जंगी का अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर से हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन करने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही दूसरा पक्ष प्रकट हुआ, उसने तुरंत डायमेंशनल डोर खोल दिया। स्पेस ट्रैवल, जिसकी दूरी अब 5 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी, वो हवा में बार बार फ्लैश करने लगा। अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर वास्तव में तेज था, लेकिन उसका पहला अटैक चूक गया। जब तक उसे एहसास हुआ, जांगी पहले ही बहुत दूर निकल चुका था। जांगी आकाश से उसकी ओर नीचे देख रहा था। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, दोबारा हमारे साथ खिलवाड़ मत करना, नहीं तो भले ही मैं तुम्हें हरा न सकूं, मैं तुम्हारे सभी सबऑर्डिनेट्स को मार डालूंगा। ये लोग तुम्हारे लिए वार्निंग है, इसे याद रखना। जंगी ने अचानक अपने हाथ की चेन्स को घुमाया और चेन्स से बंधे वे 6 लोग वास्तव में ऐसे घूमने लगे जैसे कोई पत्थर फेंकने से पहले घुमाता हो। फिर जांगी ने अचानक बल लगाया और उन लोगों को अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर की ओर फेंक दिया। अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर अपने पहले अटैक के चूक जाने के बाद चौंक गया था। आधे वर्ष तक न मिलने के बाद उस स्पेस टाइम सिस्टम वाले ह्यूमन की शक्ति फिर से अत्यधिक बढ़ चुकी थी। उसकी स्पेस मूवमेंट की गति इतनी तेज थी कि वह उसका पीछा भी नहीं कर पा रहा था। रेंज के बाहर होने के कारण उसकी चेन जांगी को लॉक नहीं कर पा रही थी, जिससे उसे हिट करना कठिन हो गया था। जब उसने जांगी को उन 6 लोगों को अपनी ओर फेंकते देखा तो अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर को तुरंत एहसास हो गया कि इन लोगों में अवश्य कुछ गड़बड़ है। वह डॉज करना चाहता था, लेकिन अगले ही क्षण उसने अचानक देखा कि जांगी ने एलियन स्पेस से एक और चीज निकाली। जिस क्षण वो चीज दिखाई दी, अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर का ब्लड ठंडा पड़ गया और उसका ब्रेन खाली हो गया, क्योंकि जांगी ने पोकोंग की कॉर्प्स निकाली थी। देन जांगी ने उस कॉर्प्स को हवा में अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर की ओर फेंक दिया। भले ही दूरी बहुत अधिक थी, लेकिन उसने डीमन आर्मर की शक्ति से उसे फेंका, जिससे वह कॉर्प्स कैनन बॉल की तरह सीधे अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर की ओर उड़ गई। जांगी ने पहले 6 सिल्वर आर्मर्ड जनरल्स के बॉडीज का उपयोग करके अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर का ध्यान आकर्षित किया। जब पोकोंग की कॉर्प्स फेंकी गई, तब अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर शॉक की स्थिति में था। आकाश से गिरती हुई कॉर्प्स ग्रेविटी के साथ मिलकर बहुत तेज हो गई और उसकी सतह पर फ्लेम्स तक जलने लगी। भले ही अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर जानता था कि उस कॉर्प्स में कुछ गड़बड़ है, लेकिन एक ऐसे पिता के रूप में जिसने अभी अभी अपने बेटे को खोने का दर्द झेला था, वह अपने बेटे के शरीर को इस तरह समुद्र में गिरने नहीं दे सकता था, क्योंकि इतनी ऊंचाई और गति से समुद्र में गिरते ही वह निश्चित रूप से चकनाचूर हो जाता। वह तुरंत आकाश में उछला और हवा में तेजी से उड़ती हुई उस बॉडी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि जिस क्षण उसने कॉर्प्स को पकड़ा, उसे एहसास हो गया कि कुछ गलत है। हालांकि वह बिल्कुल पोकोंग जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका स्पर्श स्पष्ट रूप से फ्लैश एंड ब्लड जैसा नहीं था। पिता और पुत्र के बीच कितना गहरा प्रेम है। जांगी के होठों पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान उभर आई। पोकोंग को वो बहुत पहले ही टुकड़ों में उड़ा चुका था, तो फिर उसकी बॉडी कहां से आती? लेकिन वह जानता था कि पोकोंग झंग लू का सबसे प्रिय पुत्र था, इसलिए उसने विशेष रूप से लू कैरन से ऐसी चीज बनवाई थी। इसके अंदर क्या था? बिल्कुल, डेथ ऑफ लव, बर्स्ट। जांगी ने धीमी आवाज में कहा, और पोकोंग का पेट अचानक चमकदार सफेद रोशनी से फट पड़ा। साथ ही उन 6 सिल्वर आर्मर्ड जनरल्स के चेस्ट्स भी उनके पेटों के भीतर से तेज सफेद रोशनी में फट उठे। हाँ, शक्तिशाली गॉड ऑफ लव डेथ को भी उनके स्टमक्स के अंदर ठूंस दिया गया था। लिजर्डमैन लंबे होते थे और उनके स्टमक्स काफी विशाल थे, जिनमें वह बड़ी मात्रा में गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव भर सकता था।
फिर जोकियर ने डॉक्टर के रूप में अपनी एबिलिटी का उपयोग करके उन्हें सिल दिया ताकि बाहर से कोई निशान दिखाई न दे। इसीलिए जांगी ने उनकी आंखें फोड़ दी थीं और उनकी टंग्स काट दी थीं ताकि वे यह महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लीक न कर सकें। Get skincare products at up to 35% off on your first order. Download Misho now. लीक कर सकें। इस समय झंगलू अपनी बाहों में एक डेथ ऑफ लव पकड़े हुए था और उसके आसपास 6 अन्य भी थे और वे सभी एक साथ एक्सप्लोड हो गए। यह सब करने के बाद जंगी ने बिल्कुल भी देर नहीं की और लगातार आकाश में ऊपर उठता गया ताकि अपने और झंगलू के बीच की दूरी और बढ़ा सके। नीचे के स्पेस में अचानक एक विशाल मशरूम क्लाउड उठ खड़ा हुआ जिसके साथ इतनी शक्तिशाली शॉक वेव थी कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। वह समुद्र से 1000 मीटर से कम ऊंचाई पर चारों दिशाओं में फैल गई। ये ऐसा था जैसे किसी बेसिन ऑफ वाटर में पत्थर फेंका गया हो जिससे समुद्र का पानी विस्फोट की तरह उछल पड़ा हो और उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि वह किसी के ईयर ड्रम्स तक फाड़ सकती थी। एक्सप्लोजन के बिल्कुल केंद्र में एनर्जी लेवल अत्यंत भयावह स्तर तक पहुंच चुका था। जांगी पूरे दिल से चाहता था कि ये अटैक अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर को मार डाले, लेकिन जब उसने सोचा कि दूसरा पक्ष व्हाइट नाइट लेवल का टॉप लेवल पावर हाउस है तो वह इस अवास्तविक विचार को अस्थायी रूप से दबा सका। लेकिन फिर भी उसकी बाहों में मौजूद डेथ गॉड ऑफ लव और नज़दीकी दूरी पर 6 डेथ गॉड्स ऑफ लव के संयुक्त एक्सप्लोजन उसे भारी नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त थे। जांगी ने कई बार डॉज किया ताकि शॉक वेव से बच सके। दूर से उसने उस विशाल मशरूम क्लाउड को 10,000 मीटर्स की ऊंचाई तक उठते देखा और साथ ही उस विशाल सुनामी को भी देखा जो स्टार आइलैंड फॉग वैली पर गर्जना करती हुई टूट पड़ी। यह छोटा आइलैंड कंट्री ऐसी भयावह सुनामी से बह गया। भीतर घुसे विशाल समुद्री पानी ने आइलैंड पर मौजूद घने पॉइजनस मियाज़मा का बहुत हिस्सा डाइल्यूट कर दिया। जांगी की इस चाल ने हर किसी को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। 6 डिस्ट्रिक्ट्स के टॉप लीडर्स ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जांगी के पास ऐसी योजना होगी। यहाँ तक कि शक्तिशाली और अडिग अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर भी उसके ट्रैप में फंस गया। किसी भी इंटेलिजेंट क्रीचर की कमजोरियां होती ही हैं। जांगी ने सटीक रूप से गणना की थी कि अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर अपने बच्चों की कॉर्पसेस से प्रभावित होगा। वास्तव में जंगी की योजना केवल पास से गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव को डेटोनेट करके झंगलू को इंटिमिडेट करना था। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने स्वयं उसे पकड़ लिया और उस विशाल गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव को अपनी बाहों में ले लिया, जिससे चमत्कारी परिणाम प्राप्त हुए। यह आदमी पहले जैसा ही है, केवल परिणामों की परवाह करता है, प्रक्रिया की नहीं। ली चांगोंग ने यह दृश्य देखकर आह भरते हुए कहा, परिणाम का न्याय ही अंतिम न्याय है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह मेथड की परवाह नहीं करता। भले ही यह दूसरों को अत्यंत डिस्पिकेबल लगे, लेकिन उसकी मेथड वास्तव में प्रभावी है। इससे अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर को कितना नुकसान पहुंचा होगा। शाओलाई ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उन सभी ने तुरंत सोचा कि यदि अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर गंभीर रूप से घायल हो गया हो तो वे अब एक बड़ी आर्मी संगठित करके अवसर का लाभ उठाते हुए वुलुअन एम्पायर पर हमला कर सकते हैं। हालांकि भयावह शॉक वेव के डिसिपेट होने के थोड़ी देर बाद एक विशालकाय आकृति अचानक क्लाउड्स के भीतर से बाहर निकली। अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर मरा नहीं था। उस स्तर पर वह गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के एक्सप्लोड होते ही संकट को महसूस कर सकता था और फिर पूरी कोशिश करके एस्केप और डिफेंसिव स्टैंस लेने की कोशिश करता। इसके अलावा फेक कॉप्स के स्टमक में वास्तव में बहुत अधिक डेथ गॉड ऑफ लव भरना संभव नहीं था। इसलिए जांगी को उम्मीद नहीं थी कि वह उसे एक ही ब्लो में मार देगा। यदि वास्तव में अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर को सीधे मारना हो तो कम से कम जार बॉम्ब लेवल इक्विवेलेंट वाला बॉम्ब चाहिए होगा, तभी कोई संभावना बन सकती थी। लेकिन झेंगलू बिना चोट के नहीं था। उसका टफ ब्लैक आर्मर कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो चुका था और उसके शरीर पर नंगी आंखों से दिखाई देने वाले स्कार्स भी मौजूद थे। इतने कमजोर ह्यूमन द्वारा घायल किया जाना अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर को अत्यधिक क्रोधित कर चुका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दूसरे पक्ष ने उसके मृत पुत्र का उपयोग करके उसे धोखा देने की हिम्मत की थी। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है ह्यूमन, मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा और जिन लोगों की तुम परवाह करते हो उन्हें भी सबसे क्रूर तरीकों से मारूंगा।
अंडरवर्ल्ड का गेट कीपर दूर खड़े जांगी पर गरजा और उसकी आकृति हवा में चमकी। बूम! उसकी अत्यधिक तेज गति ने सोनिक बूम पैदा किया और उसकी आकृति लाइटनिंग की तरह जांगी की ओर बढ़ी। जांगी ने कभी अपनी गार्ड नीचे नहीं की। हर बार जब दूसरा पक्ष एक कदम आगे बढ़ाता, जांगी 3 कदम पीछे हट जाता। आज का जांगी वह पुराना ब्लैक चैरिट लेवल लड़का नहीं रहा था। अब अंडरवर्ल्ड का गेट कीपर उसे आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता था। दोनों विशाल ओशन के ऊपर एक पीछा शुरू कर चुके थे। जांगी अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि बस लगातार भागता जा रहा था। मजाक कर रहे हो क्या? उनकी एबिलिटी इंडेक्स में 10 शून्य पॉइंट से भी अधिक का अंतर था। सीधे मुकाबले में जाना तो आत्महत्या के बराबर होता। वह ऐसा करके क्या हासिल करना चाहता? वैसे भी आज यहाँ आने का उद्देश्य केवल उन्हें वार्निंग देना और हुआक्सू किंगडम को यह दिखाना था कि प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। वे अभी पूरी तरह तैयार नहीं थे और मृत्यु तक लड़ाई असंभव थी। दोनों लोग समुद्र के ऊपर आकाश में एक दूसरे का पीछा कर रहे थे और सभी दर्शकों के दिल गले में अटक गए थे। लेकिन लंबे समय तक पीछा करने के बाद उन्होंने पाया कि भले ही जंगलू की स्पीड सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट से भी तेज थी, फिर भी वो जंगी को पकड़ नहीं पा रहा था। ड्यूअल टाइम एंड स्पेस एट्रीब्यूट्स वाला व्यक्ति झेंगलू की मूवमेंट्स को पहले से प्रिडिक्ट कर सकता था और पहले ही डॉज कर सकता था। वह आदमी सचमुच आग से खेलता हुआ लग रहा है, शंग डाओवेन ने भावुक होकर कहा। इस समय उसका शरीर हल्का कांप रहा था, क्योंकि अगर दूसरा पक्ष उसे पकड़ लेता तो जांगी भी मर जाता। हालांकि झेंगलू उसे पकड़ नहीं पा रहा था। जंगी पहले ही बहुत लंबी दूरी बना चुका था और झेंगलू से तेजी से मूव कर रहा था, इसलिए दूसरे पक्ष ने उसे पकड़ने की संभावना खो दी। एसहोल, अगर तुम अब भी वॉरियर हो तो यहाँ आकर मुझसे लड़ो। जब जांगी दूर भाग रहा था, तभी उसके इंटेलिजेंट सिस्टम को वास्तव में ऐसा सिग्नल प्राप्त हुआ। उसने अपने होठों के कोने उठाए और जोर से मैसेज वापस भेजा। तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की कौन सी क्वालिफिकेशन है, तुम लूजर जो मुझे पकड़ भी नहीं सकता। जब झंगलू ने यह मैसेज सुना तो उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। अगर तुम छिपते रहे तो मैं पहले तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को मार डालूंगा, जांगी ने लापरवाही से कहा। जो चाहो करो। अगर तुम हुआक्सू कंट्री की भूमि पर कदम रखने की हिम्मत करते हो तो स्वाभाविक रूप से कोई तुम्हारी देखभाल करेगा। वो जानता था कि झंगलू में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। अगर वो ऐसा कर सकता तो बहुत पहले कर चुका होता। 6 सिल्वर आर्मर्ड जनरल्स द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से पता चला था कि झेंगलू वुलुअन एम्पायर की सबसे बड़ी कॉम्बैट फोर्स और गार्डियन गॉड जैसी उपस्थिति था। इसलिए उसकी आइडेंटिटी ही तय करती थी कि वह खुद को खतरे में नहीं डालेगा। भले ही वह रेकलेस एक्ट करना चाहे, उसे वुलुअन एम्पायर की सेफ्टी के बारे में सोचना होगा। आखिरकार उसकी मृत्यु के बाद भले ही ह्यूमंस अब वुलुअन एम्पायर के लिए खतरा न रहें, दुनिया में अभी भी कई अन्य सिविलाइज्ड रेसेस थीं जो लालच से उसे देख रही थीं। प्लैनेट के रिसोर्सेज सीमित हैं, क्या वे इस फैट मीट के टुकड़े को छोड़ देंगे? झंग लू के मुंह के कोनों से सफेद धुएं की धाराएं निकल रही थीं। हालांकि वह अब बाहरी दुनिया में अधिक देर तक नहीं रह सकता था। अगर उसके स्तर की कोई अंडरग्राउंड रेस लंबे समय तक सरफेस पर सक्रिय रहती तो संभव था कि क्रिएटर के रूल्स ऑफ क्रिएशन ट्रिगर हो जाते। दूसरी बात यह थी कि उसके शरीर पर मौजूद आर्मर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था। वास्तव में उनकी ट्राइब बाहरी एनवायरनमेंट के अनुकूल नहीं थी। हवा की कॉम्पोजिशन अंडरग्राउंड से बहुत अलग थी और सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज उसे बहुत असहज कर रही थी। एसहोल्स, बस इंतजार करो, देर सबेर मैं तुम सबको मार डालूंगा। झंग लू अत्यधिक क्रोधित था और साथ ही थोड़ा घबराया हुआ भी, क्योंकि जांगी की ग्रोथ रेट बहुत तेज थी। अब यह निश्चित हो चुका था कि उसने पोकुंग को मार डाला था और आज तो झंगलू स्वयं भी जांगी का शिकार करने में कठिनाई महसूस कर रहा था। वह केवल इसी तरह गरज सकता था। जैंगी ने सीधे कहा, झेंगलू, बेहतर होगा कि तुम और ट्रबल पैदा मत करो। अगर तुमने फिर किसी को हुआक्सू स्टेट पर हमला करने भेजा तो मैं तुम्हारे भेजे हर व्यक्ति को मार डालूंगा। तुम अभी मुझे नहीं मार सकते, लेकिन मैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स को मार सकता हूँ। सबसे अच्छा आउटकम यही होगा कि अब से हम शांति से रहें। अतीत को अतीत रहने दो। लेकिन अतीत को कैसे भुलाया जा सकता था? दोनों पक्षों के बीच मॉर्टल फ्यूड बन चुका था और इतने लोगों की मृत्यु के कारण दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे।
जांगी जानबूझकर इस रोक टोन का उपयोग झंगलू को प्रोवोक करने के लिए कर रहा था। अंदर से जंगी के मन में वास्तव में झंगलू को चिनलिंग माउंटेन्स तक ले जाने की इच्छा थी। ड्रैगन क्लैन की डिग्निटी को देखते हुए वे निश्चित रूप से किसी एलियन रेस को अपने टेरिटरी में इन्वेड करते हुए चुपचाप नहीं देखते। हालांकि जंगी ने जल्दी ही इस विचार को छोड़ दिया, क्योंकि इससे निश्चित रूप से ड्रैगन क्लैन नाराज हो जाता और फिर शायद वही उससे निपटते। झंगलू अत्यधिक क्रोधित था, लेकिन वह जांगी का पीछा जारी नहीं रख सकता था। उसे अचानक पावरलेस महसूस हुआ। जंगी जैसे इंफीरियर रेस के बच्चे से लड़ना, जिसकी शक्ति उससे बहुत कम थी, ऐसा था जैसे बॉक्सिंग चैंपियन माइक टाइसन किसी शैडो के साथ बॉक्सिंग कर रहा हो। उसने पीछा करना बंद कर दिया और अचानक हुआक्सू किंगडम की दिशा में उड़ गया, मानो वह अपनी नाराजगी निकालने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहता हो। अगर मैं तुमसे नहीं निपट सकता जांगी, तो क्या मैं तुम्हारे लोगों से भी नहीं निपट सकता? उसने और अधिक हुआक्सू लोगों को मारने का निर्णय लिया। कम से कम इस तरह वह वुलुअन एम्पायर के लोगों को निराश नहीं करेगा। इस अचानक यू टर्न ने 6 डिस्ट्रिक्ट्स के टॉप लीडर्स को भय से पीला कर दिया। केओस, उसे रोको, वह हमारी ओर आ रहा है। हान शांजो चीख पड़ा और उसकी पहले से भारी आवाज डक वॉइस में बदल गई। डर के कारण वह अपनी चेयर से उछल पड़ा। दक्षिण पूर्वी कोस्टल एरियाज पहले ही डेड मड फ्लैट्स में बदल चुके थे, लेकिन ईस्ट चाइना सी रीजन में प्रवेश करने के बाद शेंगजिंग रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन के कोस्टल सिटीज मौजूद थे। भगवान ही जानता है कि झंगलू उनके साथ क्या करेगा और कितने लोग मर जाएंगे। शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट में मंग युआनजुन और अन्य लोग भी स्तब्ध रह गए एक क्षण के लिए, यहाँ तक कि होटू ने भी अपनी हथेलियां कस लीं, अत्यधिक नर्वस महसूस करते हुए। लेकिन जांगी बस मुड़ा और झंगलू की दिशा में देखने लगा। उसने एक क्षण सोचा और तुरंत एक समाधान निकाल लिया। फिर वो मुड़ा और तेजी से स्टार आइलैंड फॉग वैली की ओर उड़ गया। हालांकि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, मैं तुम्हें हुआक्सू किंगडम पर हमला करने से नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हारे वुलुअन एम्पायर में भी कोई मुझे नहीं रोक सकता। अब देखते हैं कौन अधिक क्रूअल है और कौन अधिक लोगों को मारता है। गणना के अनुसार वुलुअन एम्पायर लंबे समय से शांति की स्थिति में था, जहां टेंस ऑफ मिलियंस की पॉपुलेशन एक छोटे या मीडियम साइज प्रोविंस के बराबर स्पेस में रह रही थी। अगर ब्लैक बिशप लेवल की कॉम्बैट पावर वाला कोई एनिमी इन्वेड कर जाए और वो ऐसा रूथलेस एनिमी हो जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकता हो, तो कितने लोग मरेंगे। अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर भी जांगी की इस कार्रवाई से स्तब्ध रह गया। मूल रूप से वह दूसरे पक्ष की ट्राइब का उपयोग करके जांगी को थ्रेटन करना चाहता था, लेकिन अब दूसरा पक्ष वास्तव में उससे होम्स एक्सचेंज करना चाहता था। हुआक्सू किंगडम अब विशाल टेरिटरी और स्पार्स पॉपुलेशन वाला देश था। वह एक अटैक में अधिकतम लाखों लोगों को ही मार सकता था, लेकिन अगर जांगी फॉगी वैली में घुस जाता तो उससे भारी कैजुअल्टीज होती। भले ही वुलुअन एम्पायर के पास कंप्लीट डिफेंस सिस्टम था, झंगलू इतना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने दांत भींचे, हवा में ही मुड़ा और जांगी को इंटरसेप्ट करने के लिए उड़ पड़ा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, जांगी तुरंत उससे दूरी बना लेता। झंगलू, अगर तुम हमारी नेशन और हमारी रेस को नष्ट करने पर अड़े रहे तो मैं तुमसे मृत्यु तक लड़ूंगा। हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। अब तुम चुनो, पीस या वॉर। जंगी ने लंबी दूरी पर रेडियो वेव्स के माध्यम से झंगलू तक अपनी इच्छा पहुंचाई। झंगलू ने अपनी अधीरता को दबाया और ठंडी निगाहों से दूर देखा। हाई एंड स्मार्ट डिवाइसेस की मदद से वह उस ह्यूमन को देख सकता था जो ब्लैक आर्मर पहने हवा में खड़ा था और किसी भी समय भागने के लिए तैयार था। ये अंत नहीं होगा, बस इंतजार करो। आज से हर दिन और हर रात, हर मिनट और हर सेकंड बेहतर होगा कि तुम सतर्क रहो, क्योंकि मैं किसी भी समय आकर तुम्हें मार सकता हूँ, तुम्हारे देश को नष्ट कर सकता हूँ और तुम्हारी रेस को मिटा सकता हूँ। ये कठोर शब्द कहने के बाद झंगलू तुरंत शिंगडाओ मिस्टी वैली की ओर उड़ गया। जांगी ने उसकी धमकियों की बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि जांगी ने शुरू से अंत तक एक भी सच्ची बात नहीं कही थी। तुम अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर पूरे हुआक्सू किंगडम को खत्म करना चाहते हो, और क्या मैं जांगी तुम्हारे सभी लोगों को मारना नहीं चाहता? जिसे तथाकथित पीस अग्रीमेंट कहा जा रहा था, वह केवल दूसरी तरफ को भ्रमित करने के लिए बिछाया गया जाल था।
वुलवन एम्पायर के लोग मानते थे कि हुआक्सू किंगडम अल्पकाल में उनके बेस के लिए खतरा नहीं बन सकता, लेकिन जांगी को अभी केवल समय चाहिए था। जब सही समय आ जाएगा और उसकी सारी तैयारियां सबसे उत्तम स्थिति तक पहुंच जाएंगी, तब भले ही तुम्हारा वुलवन एम्पायर लड़ना न चाहे, फिर भी युद्ध टाला नहीं जा सकेगा। समुद्र की सतह फिर से शांत हो गई और जांगी हवा में स्थिर खड़ा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी हार्ट बीट अत्यधिक तेज हो चुकी थी। भले ही उसे अपनी वर्तमान स्पेशल ट्रैवल डिस्टेंस पर पूरा भरोसा था और वह झंग लू से बच निकल सकता था, लेकिन जब वास्तव में ऐसा शक्तिशाली दुश्मन सामने हो जिसके पास तुम्हें मारने की क्षमता हो, तब नर्वस न होना असंभव है। हालांकि विभिन्न रीजन्स के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जिन्होंने इस नेगोशिएशन का परिणाम देखा था, वे सभी अत्यंत उत्साहित हो गए जब उन्होंने देखा कि अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर जांगी का शिकार छोड़कर वापस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में लौटने पर मजबूर हो गया। क्या केओस अब इतना शक्तिशाली हो गया है, यहाँ तक कि एरोगेंट गेटकीपर ऑफ हेडीज भी अब उसके सामने हेल्पलेस है। मुझे अचानक अब उतना डर नहीं लग रहा। वह कोई गॉड नहीं है, बस एक एलियन है जो हमसे थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। इस क्षण कई लोगों के दिलों में अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर का भय बहुत कम हो गया और उसका रहस्य टूट गया। लेकिन मुझे लगता है कि यह स्थिति वास्तव में काफी अच्छी है। हान शानजुओ ने ऐसा कहा। अब कैओस और अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर एक दूसरे को रिस्ट्रेन कर सकते हैं। जब तक वह मौजूद है, वुलवन एम्पायर भविष्य में आसानी से लोगों को हम पर हमला करने के लिए भेजने की हिम्मत नहीं करेगा। तो क्या यह बैटल अब भी आवश्यक है? इन शब्दों ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इसे जल्द ही शांत स्वभाव वाली होटू ने खारिज कर दिया। वर्तमान बैलेंस केवल अस्थायी है। वुलवन एम्पायर के लोग मूर्ख नहीं हैं। देर सबेर उन्हें एहसास हो जाएगा कि ड्रैगन्स हमारे लिए नहीं लड़ेंगे और इस दुनिया की अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस पर लगी कॉन्स्ट्रेंट्स भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं। उस समय वे फिर भी सरफेस पर निकलेंगे और हम पर हमला करेंगे। बहुत अधिक ऑप्टिमिस्टिक मत बनो, ये हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। ड्रैगन क्लैन के साथ अधिक संपर्क के कारण शेंगजिंग रीजन ने एंशिएंट टाइम्स के कई सीक्रेट्स पर महारत हासिल कर ली थी। भले ही वह जैंगी जितना न जानता हो, लेकिन जानकारी कम भी नहीं थी, इसलिए होटू अधिक सोबर थी। हन शानजुओ ने भौहें सिकोड़ लीं और अंततः कुछ नहीं कहा। जंगी उस दिशा को घूरता रहा जहां जंगलू गया था। उसने मन ही मन अनुमान लगाया कि इस बार वह कम से कम दूसरी तरफ को कुछ शॉक दे चुका है और उसे कुछ समय के लिए डिले कर सकता है। उसे अधिक समय नहीं चाहिए होगा। 1 महीना, केवल 1 महीना लू कियन के लिए चांग युआन क्लैन के सुपर बैटलशिप को रिपेयर करने और उसके उपयोग में महारत हासिल करने के लिए। लू कियन के लिए बड़ी मात्रा में एनर्जी मटेरियल्स निकालने, उन्हें मैकेनिकल आर्मी को प्रदान करने और लिंग को एनर्जी देने के लिए। खैर, जांगी को यह कहते हुए थोड़ा शर्म महसूस हुई, क्योंकि वह वास्तव में लू केरन पर बहुत अधिक निर्भर था। यह साबित करता है कि स्मार्ट पीपल वास्तव में बहुत उपयोगी होते हैं। अब जो बाकी था वह था प्रत्येक मेजर रीजन के रिसोर्सेज को एकत्रित करना और एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल के बीच ट्रेनिंग आयोजित करना। हम अभी भी अपनी गार्ड नीचे नहीं कर सकते। इस अवधि में मुझे कोस्टल एरियाज पर नज़र रखनी होगी। हमें वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना होगा। यदि वुलवन एम्पायर के लोग गैम्बल करने और हमला शुरू करने पर अड़े रहते हैं, तो मुझे तुरंत अपने आसपास के लोगों को लेकर निकलना होगा। लेकिन अगर सबसे बुरा सिनारियो भी घटित हो जाए और हुआक्सू गिर जाए, तब भी मैं वुलवन एम्पायर के टेंस ऑफ मिलियंस लोगों में से 99% से अधिक को मार डालूंगा। जैंगी के मन में सबसे बुरी योजना टैक्टिक्स बदलने की थी। वह न तो नर्मदिल था और न ही अपनी स्थिति को लेकर असुरक्षित, और वह कभी दूसरों के साथ समझौता नहीं करता था। केवल इसी तरह का रूथलेस तरीका दूसरों को भयभीत कर सकता है और उन्हें तुम्हें बुली करने से रोक सकता है। जांगी ने सोचा और ईस्ट चाइना सी रीजन में ली गुआंगशाओ को एक संदेश भेजा। ली शुआई, अपने लोगों को ओशन एरिया की पेट्रोल पर भेजो। हमें हमेशा वुलवन एम्पायर की मूवमेंट्स पर नज़र रखनी होगी। यदि उनके लोग कोई मूव करें तो मुझे तुरंत बताओ और मैं कार्रवाई करूंगा। ली गुआंगशाओ एक क्षण के लिए रुका और फिर उत्तर दिया, हमने पहले भी पेट्रोल्स भेजी थी, लेकिन वे सभी वुलवन एम्पायर द्वारा मार दिए गए। ज़रूरी सैक्रिफाइसेस को सॉफ्टली नहीं किया जाना चाहिए।
रिस्क्स को कम करने के लिए ड्रोन्स का कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स में उपयोग किया जा सकता है। जांगी ने गंभीरता से कहा, ऑल राइट, समझ गया। ली गुआंगशाओ ने तुरंत अपने सैनिकों को दक्षिण पूर्वी वाटर्स में 24 आवर्स पेट्रोल करने का आदेश दिया। ओशन इतना विशाल था कि केवल ड्रोन्स का उपयोग करके उसकी निगरानी करना संभव नहीं था, क्योंकि उनकी बैटरी लाइफ पर्याप्त नहीं थी। इसलिए लोगों को ही जहाज़ों पर निकलना पड़ता था। यह रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन सी एरिया की रियल टाइम इंटेलिजेंस प्राप्त करने के लिए मानव जीवन को दांव पर लगाना ही पड़ता था। जांग ही वापस ब्लिजर्ड सिटी लौट आया। इस बैटल के बाद हुआक्सू के लोगों ने अंततः राहत की सांस ली। कम से कम उन्होंने अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर को थप्पड़ मारा था और वुलुअन एम्पायर के प्रति उनका भय काफी कम हो गया था। लेकिन ऐसा करना बिना रिस्क के नहीं था। जांगी ने अपनी स्ट्रेंथ का एक हिस्सा उजागर कर दिया था, जिससे अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर्स उससे सतर्क हो जाएंगे। हालांकि जांगी को लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वास्तव में युद्ध शुरू होगा तब वह अकेले अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर से नहीं लड़ेगा। वह लिंग यांग सिंगसिन की वॉर प्लानिंग और बड़ी संख्या में मैकेनिकल आर्मी ट्रूप्स पर निर्भर करेगा। जब जांगी ब्लिजर्ड सिटी वापस लौटा तो उसने पाया कि जू जंग तियनहाई सिटी के रीसेटलमेंट एरिया में आ चुका था और तियनहाई फोर्ट्रेस में उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही जांगी वापस आया, वह लोगों के एक समूह को लेकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। ब्रदर जांगी, इस बार आपने जो किया वो बहुत संतोषजनक था। आपने सचमुच हमारी हुआक्सू नेशन का गौरव बढ़ाया है। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसके पीछे मौजूद एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल जांगी के सामने आ गए। उनमें कुछ परिचित चेहरे थे और कुछ नए चेहरे भी। पुराने परिचित तू युनली, लिंगहू फेकशू और डीमन स्क्वाड के कैप्टन टाउटी लू हुआंग उनमें शामिल थे। उनके अलावा कुछ नए लोग भी शामिल हुए थे। इन लोगों की स्ट्रेंथ उनकी पोटेंशियल की पीक तक पहुंच चुकी थी। 9,800 से 9,999 पॉइंट्स की सीमा तक। सैद्धांतिक रूप से जब तक किसी को फोर्ट्यूटस इनकाउंटर के माध्यम से सेकंड म्यूटेशन न मिले या स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस और सोर्स ऑफ गॉड प्राप्त न हो, तब तक इप्सिलॉन रेल्म में प्रवेश करना कठिन होता है। लेकिन वे पहले से ही ब्लिजर्ड सिटी के सेकेंड टियर एलियंस थे। इस बैटल में तुम्हारा समर्थन करने के लिए मैं ब्लिजर्ड सिटी के सभी कैप्टन लेवल और वाइस कैप्टन लेवल एलियंस को यहाँ लेकर आया हूँ। तुम इनमें से किसी को चुन सकते हो और फिर उन्हें आर्मी में शामिल कर सकते हो। जंगी की आंखों में मुस्कान चमक उठी। जू जंग वास्तव में बहुत कनिंग है। अब जब उसने जंगी की स्ट्रेंथ देख ली थी तो वह अपनी खुद की फैमिली एसेट्स तक निकालने को तैयार था। टॉप लेवल डेल्टा लेवल म्यूटेंट्स अब विशेष रूप से दुर्लभ नहीं रहे थे। जू जंग ने तय कर लिया था कि इन लोगों को बैटलफील्ड पर टेम्पर किया जाएगा। पहला, जांगी को खुश करने के लिए, और दूसरा, जीवन और मृत्यु के बीच संभव है कि इप्सिलॉन लेवल का कोई स्ट्रॉन्ग मैन जन्म ले ले। आखिरकार अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन की दुनिया में वास्तव में अधिक स्पिरिचुअल एसेंसेस मौजूद थीं, जिन्हें उन्होंने एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद इकट्ठा किया था। ठीक है, अभी उन्हें स्टैंड बाय पर रहने दो। जब प्रत्येक रीजन से एलियंस यहाँ भेज दिए जाएंगे, तब मैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए एक साथ इकट्ठा करूंगा। जांगी कभी नहीं सोचेगा कि उसके पास बहुत अधिक लोग हैं। अब उसके लिए 9,000 प्लस एलियंस केवल कैनन फॉडर थे। लेकिन ऑर्डिनरी पीपल के लिए ये लोग अब भी इतने शक्तिशाली थे कि वे केवल उनकी ओर देख सकते थे। तब वे वुलुअन एम्पायर में प्रवेश करेंगे, वुलुअन एम्पायर के लो लेवल वॉरियर्स को साफ करेंगे और बड़े क्षेत्र में स्वीपिंग कर सकेंगे। वुलुअन एम्पायर बहुत विशाल था, जिसकी पॉपुलेशन टेंस ऑफ मिलियंस में थी। केवल जंगी की टीम के सहारे उसे नष्ट करना असंभव था। अब जांगी सोल्जर्स रिक्रूट कर रहा था, और जितने अधिक हों उतना बेहतर। जल्द ही अन्य रीजन्स ने भी तेजी से लोगों को ब्लिजर्ड सिटी भेजना शुरू कर दिया। जो एनर्जी, गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव और न्यूक्लियर मटेरियल्स जांगी को देने का वादा किया गया था, उन्हें जांगी स्वयं लेने वाला था। जब वह नॉर्थ वेस्ट रीजन पहुंचा, तब शाओलाए अपने सबऑर्डिनेट्स को टास्क सौंप रहा था। मैं पर्सनली इस बैटल में भाग लूंगा। नॉर्थ वेस्ट रीजन में इस समय टॉप टियर एक्सपर्ट्स की कमी है। जब ली चांगोंग सत्ता में था, तब उसने कई टैलेंटेड यंग पीपल को दबा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जेनरेशनल गैप पैदा हो गया। इसलिए मुझे लड़ना होगा। 5 वॉर गॉड्स में से अब केवल स्काई वॉर गॉड बाईजान बचा था। बाईजान, तुम हम सब में सबसे टैलेंटेड हो।
भविष्य में तुम्हारे पास इप्सिलॉन रेल्म में ब्रेक थ्रू करने की क्षमता है। तुम युवा हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अगर बाहर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मिलिट्री तुम्हारे भरोसे रहेगी। हालांकि तुम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में अच्छे नहीं हो। तुम्हें अधिक एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए और आर्बिट्रेरली एक्ट नहीं करना चाहिए। शाओलाई का स्वर ऐसा था मानो वह अपनी अंतिम व्यवस्थाएं कर रहा हो। यह सुनकर आसपास मौजूद सोल्जर्स की आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। कमांडर, कृपया मत जाइए। मेरी जगह मुझे जाने दीजिए। नॉर्थ वेस्ट रीजन आपके बिना नहीं चल सकता। कोई रीजन इप्सिलॉन के बिना कैसे रह सकता है? यह हास्यास्पद है। शाओलाई का चेहरा कठोर हो गया और उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को डांटा। नॉनसेंस! इतना बड़ा युद्ध वोक्सु नेशन के भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्या हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन अपने विकास के लिए अपनी स्ट्रेंथ छिपा सकता है? सभी की आंखों में आंसू भर आए। सुप्रीम कमांडर बनने के बाद शाओली ने पर्सनल एंजॉयमेंट में डूबने के बजाय लगातार गलतियों को सुधारने और ली चांगोंग एरा से बची समस्याओं को सुलझाने में खुद को लगाया था, और अब उसे फिर फ्रंटलाइन पर लड़ने के लिए जाना पड़ रहा था। वह केवल ब्लैक चैरियट लेवल पर था और ऐसे शूरा फील्ड में उसका मर जाना बहुत आसान था। बाईजान ने उलझन भरे चेहरे से शाओलाई को देखा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसके मन में हजारों प्रश्न घूम रहे थे। शाओलाई, क्यों मैं? पीछे छोड़ा जाने वाला व्यक्ति मैं ही क्यों हूं? उसका गोरा चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। भले ही शाओलाई ने उसे नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहने और शायद फ्यूचर सुप्रीम कमांडर बनने का अवसर दिया था, लेकिन उसे एक्साइटमेंट नहीं हुई बल्कि ह्यूमिलिएशन महसूस हुआ। क्या केवल तुम लोग ही लड़ सकते हो? मैं बाईजान कोई कावड़ नहीं हूं। मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। बाईजान मूल रूप से ली चांगोंग फैक्शन का सदस्य था। उसने सोचा था कि शाओलाई के सत्ता में आने के बाद उसे कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसे बहुत सारे रिसोर्सेज दिए गए। जितना अधिक शाओलाई ऐसा व्यवहार करता, उतना ही बाईजान गिल्टी महसूस करता। बाईजान, तुम टैलेंटेड व्यक्ति हो, लेकिन तुम बहुत युवा हो और बैटलफील्ड एक्सपीरियंस की कमी है। तुम हमारी तरह वेटरन से तुलना नहीं कर सकते। एंटार्कटिक गॉड ऑफ वॉर डीफे ने अपनी मजबूत बाहें मोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हें कुछ और वर्षों तक ट्रेनिंग करनी चाहिए। शाओलाई ने बाईजान को देखा। उसकी आंखों में अपने उत्कृष्ट जूनियर के प्रति टेंडरनेस भरी हुई थी। नॉर्थ वेस्ट रीजन का सुप्रीम कमांडर कभी ब्लड लाइन इनहेरिटेंस पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि एबिलिटी पर निर्भर रहा है। अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो देर सबेर कोई तुम्हें वैसे ही ओवरथ्रो कर देगा जैसे मैंने ली चांगोंग को ओवरथ्रो किया था। बाईजान के थोड़े चाइल्डिश चेहरे पर आंसुओं की दो धाराएं बह निकलीं। लेकिन मुझे डर है कि मैं इसे अच्छी तरह नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते तो बस और अधिक मजबूत बनने के लिए मेहनत करो। शाओलाई ने उसके कंधे पर थपकी दी। रीजन को मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स या ऑपरेशंस कमांड करने वाले मिलिट्री पर्सनल की कमी नहीं है। उसे सबसे अधिक टॉप टियर वॉरियर्स की आवश्यकता है जो रीजन की रक्षा कर सकें। इस एरा में पावरफुल एलियंस वास्तव में युद्ध के आउटकम को निर्धारित कर सकते हैं। शाओली को यह चिंता नहीं थी कि बाईजान फिर से ली चांगोंग से संपर्क करेगा, क्योंकि लोग अपने सामने के इंटरेस्ट छोड़कर उन्हें दूसरों को नहीं सौंपते। जब शाओली सत्ता में था तब कोई भी कैपेबल व्यक्ति राइज कर सकता था, लेकिन ली चांगोंग के समय सभी को केवल उसका वसल बनना पड़ता था। बाईजान मूर्ख नहीं था, वह इसे समझेगा। जंगी स्वयं शाओलाई को लेने आया और उसे ब्लिजर्ड सिटी ले गया। 6 रीजन्स में यह एकमात्र अवसर था जब किसी रीजन का टॉप फाइटर और सुप्रीम कमांडर पर्सनली बैटल में भाग ले रहा था। इसलिए जांगी ने उसे वो सम्मान दिया जिसका वो हकदार था। 6 मेजर रीजन्स के सभी रिसोर्सेज एकत्रित किए गए और बड़ी संख्या में पावरफुल एलियंस इकट्ठा हुए। कुछ समय के लिए पूरा ब्लिजर्ड सिटी अत्यंत लाइवली हो गया। इस बार जांगी ने 2000 से अधिक ट्रूप्स इकट्ठा किए, जिनमें सबसे कमजोर व्यक्ति का एबिलिटी इंडेक्स भी 8000 पॉइंट से अधिक था और वह डेप्यूटी कैप्टन लेवल पर था। इनमें से प्रत्येक मेजर रीजन ने इप्सिलॉन लेवल एलियंस भी भेजे। ये लोग थे नॉर्थ ईस्ट रीजन से फॉक्स फेरी ह्यू मेंग फैंग, एबिलिटी इंडेक्स एक 5000 पॉइंट्स। नॉर्थ वेस्ट रीजन से गॉड ऑफ वॉर अमंग मेन शाओलाई, एबिलिटी इंडेक्स 2000 पॉइंट्स। साउथ वेस्ट रीजन से स्नो माइल बैम, एबिलिटी इंडेक्स एक 3000 पॉइंट्स।
शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट, जिसकी फाउंडेशन सबसे मजबूत थी, ने सबसे अधिक स्ट्रॉन्गमैन भेजे। उन्होंने 3 इप्सिलॉन क्लास म्यूटेंट्स भेजे। टीम लीडर था सिटी गर्भा शंग डाओवेन, जिसका एबिलिटी इंडेक्स 25000 पॉइंट्स था। उसके अलावा नई एलीट फोर्स 12 ज़ोडिएक साइंस के 2 उत्कृष्ट सदस्य भी थे, द ग्रेट सेज इक्वलिंग हेवन सन वोर, एबिलिटी इंडेक्स एक 8000 पॉइंट्स। ग्रेट गॉड ऑफ द 3 अल्टर्स एंड सी असेंबलीज फेंग बुपिंग, सुपरनैचुरल पावर इंडेक्स एक 6000 पॉइंट्स। ईस्ट चाइना सी रीजन के सभी मेंबर्स बैटल में शामिल हो रहे थे। इसमें फॉर्मर नॉर्थ वेस्ट रीजन कमांडर एम्परर गो चेन ली चांगोंग भी शामिल था, जो ईस्ट चाइना सी रीजन में फंसा हुआ था। नॉर्दर्न बॉर्डर नेशनल डिफेंस आर्मी की ओर से लड़ने के लिए व्हाइट एम्परर शाओहाओ जंग गुआंगहान गया, जिसका एबिलिटी इंडेक्स 22000 पॉइंट्स था। नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी हमेशा से रहस्यमय रही है। ज्वांगशु की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस हमेशा अत्यंत ऊंची रही है और किसी को नहीं पता कि अब उसकी स्ट्रेंथ किस स्तर तक पहुंच चुकी है। यह यूनिट लंबे नॉर्दर्न बॉर्डर की रक्षा कर रही थी। हालांकि जंगी सामान्य दिनों में इस पर अधिक ध्यान नहीं देता था, लेकिन वह जानता था कि बॉर्डर कभी शांत नहीं रहेगा। कठोर ट्रेनिंग एनवायरनमेंट ने इस यूनिट की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को अत्यंत ऊंचा बना दिया था। यह कुछ आश्चर्यजनक था कि यह रुकी जियांग गुआंगहान भी ब्लैक चैरियट लेवल एलियन निकला। जहां तक जांगनन रीजन की बात है, स्वाभाविक रूप से जांगी की टीम के सभी मेंबर्स बैटलफील्ड में थे और डेंग शेंटोंग को मुश्किल से जांगनन रीजन का मेंबर माना जा सकता था। जहां तक जांगनन रीजन का सवाल है, ब्लिजर्ड सिटी की हाईएस्ट कॉम्बैट पावर नू बा जूयू का वेयरअबाउट्स अज्ञात था। जब जांगी ने लोगों की ये लिस्ट देखी तो वह मन ही मन चौंक गया। पिछले कुछ वर्षों में प्रत्येक मेजर रीजन ने भी बहुत सारे एलीट पर्सनल तैयार किए थे। विशेष रूप से शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट के ये लोग, उनकी स्ट्रेंथ को कम नहीं आंका जा सकता था। ऐसा प्रतीत हुआ कि हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा था और मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, और उन्होंने जंगी को बहुत अधिक पीछे नहीं खींचा। उन्हें अपने रिसोर्सेज कहाँ से मिले? क्या उन्हें चिनलिंग माउंटेन्स के नीचे से सपोर्ट मिला, या फिर कोई अन्य सीक्रेट ऑपरेशंस चल रही हैं जिनके बारे में पब्लिक को जानकारी नहीं है? जंगी को अपनी शंका का उत्तर डंग शेंटोंग से मिला। मुझे कुछ स्कैटर्ड इंटेलिजेंस प्राप्त हुई है। उसने मजाकिया एक्सप्रेशन के साथ अपनी नाक को छुआ। उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जो हमारी डेंग फैमिली जैसी है। नहीं, यह कहना बेहतर होगा, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी हमसे पहले इस्तेमाल की थी। तभी जांगी समझ पाया कि क्रिएटर को ब्लॉक करने वाला बग और एम्ब्रियोज के माध्यम से स्पिरिचुअल एसेंस प्राप्त करने की टेक्नोलॉजी वास्तव में शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुई थी। जांगी को यह भी नहीं पता था कि इस टेक्नोलॉजी की इंस्पिरेशन वास्तव में ड्रैगन क्लैन द्वारा शेंगजिंग रीजन को दी गई थी। यांग सिंगसिन पर्सनल लिस्ट को देख रही थी। इतनी शक्तिशाली आर्मी ने उन्हें वुलुअन एम्पायर पर हमला करने को लेकर अधिक कॉन्फिडेंस दिया। इस तरह हमें इस बैटल को जीतने का बहुत कॉन्फिडेंस है, उसने यह बात जांगी से कही। लेकिन विक्ट्री 2 प्रकार की होती है। कंप्लीट विक्ट्री भी विक्ट्री होती है और ट्रैजिक विक्ट्री भी विक्ट्री होती है। यह सुनकर जांगी ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या यह सच नहीं कि हमारी वर्तमान फोर्सेस, मैकेनिकल आर्मी और चांग युआन क्लैन के वॉरशिप्स के साथ मिलकर हम आसानी से यह बैटल नहीं जीत सकते? एक चीज है जिससे हमें सावधान रहना होगा। यांग सिंगसिन ने शांत स्वर में कहा, हमारे पास गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव है और उनके पास भी पावरफुल डूम्सडे वेपन्स हैं। इसके अलावा उस वेपन की टेक्नोलॉजी हमारी तुलना में अधिक एडवांस्ड है और उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर भी अधिक है। अगर वास्तव में लाइफ और डेथ सिचुएशन आ गई तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उस वेपन को डेटोनेट करेगा। इसलिए भले ही हम जीत जाएं, मुझे डर है कि कैजुअलिटीज बहुत अधिक होंगी। जांगी ने सिर झुका लिया और चुप हो गया। यह वास्तव में बहुत ट्रबलसम प्रॉब्लम है। दूसरे शब्दों में, वॉर शुरू करने से पहले हमें डूम्सडे वेपन्स की बड़ी समस्या हल करनी होगी। सही? मैं स्नीक इन कर सकता हूँ। उन डूम्सडे वेपन्स के लोकेशन के बारे में कोई क्लूज? यांग सिंगसिन ने सिर हिलाया। हाँ, सिल्वर आर्मर जनरल पहले ही वुलुअन एम्पायर के अपर एशलॉन्स के कोर लेवल तक पहुंच चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें ऐसे मिलिट्री सीक्रेट्स की जानकारी थी। यांग सिंगसिन ने आगे कहा, यह केवल डूम्सडे वेपन्स की बात नहीं है।
वुलुअन एम्पायर बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है। इतनी लंबी इनसिक्योरिटी की अवधि में उनका एम्पायर एक इंडिस्ट्रक्टिबल फोर्ट्रेस की तरह बनाया गया है। पूरा डिफेंस सिस्टम अविश्वसनीय रूप से टाइट है। भले ही आप ब्रदर लिंग की शक्ति का उपयोग करके अंडरवर्ल्ड के गेट कीपर्स को रिस्ट्रेन करें और हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स हो, फिर भी हम शायद ये बैटल आसानी से नहीं जीत पाएंगे। जंगी ने अपने बाल खुजलाए। कोई सोल्यूशन है? वॉर में मैन पावर केवल इक्वेशन का एक हिस्सा है, स्ट्रैटेजी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिंगसिन, तुम इसमें मुझसे बेहतर हो, तुम इसकी अरेंजमेंट करो। जब तक हम परफेक्ट बैटल प्लान नहीं बना लेते, हम ट्रूप्स भेजने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। यांग सिंगसिन ने टेबल पर दस्तक दी। मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में अब हमारे पास इम्प्रूवमेंट की कोई रूम नहीं है। सबसे ट्रबलसम प्रॉब्लम यह है कि वुलुअन एम्पायर के पास अवश्य ही कोई कोर काउंटर अटैक सिस्टम होगा। उसके बारे में केवल रॉयल फैमिली के इनर मोस्ट मेंबर्स जानते हैं। जब तक वॉर है, बैटलफील्ड की सिचुएशन को रीजनिंग द्वारा परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। यह भी यांग सिंगसिन की पहली बार थी जब वह इतने बड़े स्केल की बैटल कमांड कर रही थी। सच कहें तो वह नहीं चाहती थी कि उनकी साइड को भारी कैजुअलिटीज झेलनी पड़े, इसलिए वह अत्यंत कॉशियस थी। कुछ देर सोचने के बाद जांगी अचानक बोला, मुझे लगता है कि अब ब्रायन और बाकी लोगों को बुलाने का समय आ गया है। एक बिशप लेवल एलियन का शामिल होना और प्रोफेसर डाविंची की पार्टिसिपेशन, जिसकी स्ट्रेंथ अज्ञात लेकिन निश्चित रूप से कम करके आंकने योग्य नहीं थी, निश्चित रूप से जांगी के कैंप के लिए बड़ी मदद साबित होगी। यांग सिंगसिन ने कुछ सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, वास्तव में उस डॉग की एबिलिटीज बैटलफील्ड के लिए बहुत उपयुक्त हैं और वह एनिमी डिफेंसेस को तोड़ने में महत्वपूर्ण फोर्स बन सकता है। जहां तक प्रोफेसर डाविंची की बात है, वह बहुत मिस्टीरियस है, लेकिन यह आवश्यक रूप से बुरी बात नहीं। ब्रायन जैसे बीइंग को क्रिएट करने में सक्षम व्यक्ति शायद ब्रायन से भी अधिक टेरिफाइंग हो सकता है। जांगी ने ब्रायन की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढी और उसे कॉल किया। कुछ देर बाद फैमिलियर लैब्राडोर डॉग हेड फिर कैमरा में दिखाई दिया। क्रैब, नो मीट। तो क्या तुम लोग वहां वॉर की तैयारी कर रहे हो? ब्रायन ने अनिच्छा से पूछा। जांगी ने कहा, मैंने अभी तय नहीं किया है। आखिरकार जैसा कि तुम जानते हो, वुलुअन एम्पायर बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैं तुम्हारी और प्रोफेसर डाविंची की राय सुनना चाहता हूँ। वेल, क्या तुम लोग हुआक्सू कंट्री आ सकते हो? मिलने के बाद हम अच्छी तरह बात कर सकते हैं। हाल ही में मैंने तुम्हारे लिए 2 बहुत ब्यूटीफुल लिटिल बिचेस ढूंढी हैं। ऑलमोस्ट देयर। जांगी ने बहुत सारी बातें तैयार की थी, लेकिन वह उन्हें कह भी नहीं पाया। ब्रायन पहले ही उड़ चुका था और प्रोफेसर डाविंची को खींचकर हुआक्सू कंट्री जाने वाले एयरक्राफ्ट की ओर ले गया। जांगी ने हेल्पलेस होकर कंधे उचकाए। इसे समझना कितना आसान है। यांग सिंगसिन हंसी और बोली, लेकिन अगर वह यहाँ आकर पाए कि जिन लिटिल बिचेस का तुमने वादा किया था वे वास्तव में मौजूद नहीं हैं? जांगी ने थम्स अप दिखाया। इस मैटर को फैटी सू पर छोड़ दो, वह प्रोफेशनल है। कुछ क्षेत्रों में फैटी सू निश्चित रूप से एक्सपर्ट था। हालांकि उसे जीवित बनाना असंभव था, लेकिन इंटेलिजेंट सिस्टम और फुल्ली सिमुलेटेड मैकेनिकल इक्विपमेंट का एक सेट जोड़ना कठिन नहीं था। जांगी उस वॉर की इंटेंसिव प्रेपरेशंस कर रहा था जो किसी भी समय शुरू हो सकती थी। दूसरी ओर वुलुअन एम्पायर में टॉप लीडर्स के बीच एक ग्लूमी मूड फैलने लगा। अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर और इंपीरियल आर्मी का कमांडर इन चीफ जंग लू वास्तव में लैंड के लोगों का सामना करते हुए हार गया था। उसने न केवल हेल्पलेस होकर देखा कि किसी ने उसके 6 सिल्वर आर्मर्ड जनरल्स को फॉग वैली के ऊपर ह्यूमन बॉम्ब्स की तरह इस्तेमाल किया, बल्कि आधे दिन तक पीछा करने के बाद स्वयं मूर्ख भी बन गया। इससे वुलुअन एम्पायर के टॉप लीडर्स के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर गंभीर आघात पहुंचा। आखिरकार अंडरवर्ल्ड का गेटकीपर बचपन से ही अपना टैलेंट दिखाता आया था और उसे एम्पायर का न्यू जेनरेशन गार्डियन नामित किया गया था। ये कहा जा सकता है कि पूरे वुलुअन एम्पायर के सबसे अच्छे रिसोर्सेज उसे दिए गए थे और उन्हीं से ऐसा सुपर एग्जिस्टेंस पैदा हुआ। हालांकि इस बार उसके प्रदर्शन ने लोगों के मन में उसकी इनविंसिबल इमेज को तोड़ दिया।